हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। इसके पहले कि हम स्टार्ट करें हमारे कंटेंट को, मैं थोड़ा सा एक्सपोजर आपको गेट एकेडमी के जो कोर्सेस अवेलेबल है गेट, पीजीजी, सीआरटी के और उसके अलावा पब्लिकेशन बुक के, उन सारी चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया दे दूं ताकि जो भी स्टूडेंट इसको ऑप्ट करना चाहे उसको कहाँ से ऑप्ट करना है, कहाँ से उसको डील करना है, कहाँ से पूरा हाइलाइट्स इसके मिल पाएंगे, वो सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास कोर्स जो अवेलेबल है गेट 23-24 एस्पिरेंट्स के लिए ECEE जिस पर्टिकुलर ब्रांचेस को मैं डील करता हूं, सबसे पहला है कि हमारे पास लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है। लाइव क्लासरूम प्रोग्राम मतलब आप फैकल्टी से घर बैठे मोबाइल के थ्रू लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव उनके टीचिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही गजब का कोर्स है। इसमें आपको ऑनलाइन क्लासरूम मिलेगा, ठीक है, और फीलिंग जो है वो ऑफलाइन की ही रहेगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे। कई लोग ये सोचते हैं कि लाइव मिलेगा तो रिकॉर्डेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा। आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। डाउट्स पूछने के लिए ऐप या फिर आप यूज करते हैं चैट बॉक्स का, जो कि लाइव क्लासरूम प्रोग्राम का एक एडवांटेज है कि जब फैकल्टी डील कर रहा है आप चैट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ के फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फैकल्टी आपको अपने टेलीग्राम का लिंक भी देता है जहां पे आप फैकल्टी के साथ डायरेक्टली डाउट भी पूछ सकते हैं। ऑल रीडिंग कंटेंट जो अवेलेबल रहेंगे वो पीडीएफ के फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, बेस्ड ऑन कि आपने प्रिंटेड फॉर्म के कोर्स को ऑप्ट किया है या फिर पीडीएफ के फॉर्म के कोर्स को ऑप्ट किया है। एसेंशियल, बेसिक और जीनियस जिसका नाम होता है, ठीक है। अवेलेबल ओनली ऑन एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, ये अवेलेबल है एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म में। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको इसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि गेट एकेडमी लाइव क्लासरूम ऐप के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो ये बेसिक हाईलाइट है आपके पास लाइव क्लासरूम प्रोग्राम का। उसके अलावा हमारा जो बेस्ट सेलिंग कोर्स है वो पेन ड्राइव कोर्स है। पेन ड्राइव कोर्स मतलब आपको पेन ड्राइव जो है वो आपके घर के एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा गेट एकेडमी की तरफ से। ये रिकॉर्डेड कोर्स है, जो कि एक ऑनलाइन कोर्स है जो आप घर में बैठ के एक्सेस कर सकते हो। पेन ड्राइव में सारे कोर्सेज प्री अपलोडेड होते हैं। इसको आप एक्सेस करने के लिए एक बार आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको आपकी वैलिडिटी एक्सपायर होने तक कोई भी इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी जो आपको कोर्सेस मिलेंगे उसके प्रिंटेड बुक्स और पीडीएफ मिल जाएंगे, डिपेंड्स अपन आप किसको ऑप्ट करते हैं। तो ये सारे हाइलाइट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जी ड्राइव कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। जी ड्राइव का मीन्स है गूगल ड्राइव, जिसमें हम अपने पूरे कोर्सेज को जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होता है उसको अपलोड कर देते हैं, जिसको आप घर बैठे जी ड्राइव के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। जिस समय तक आप कोर्सेज डाउनलोड कर रहे हैं तब तक आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। एक बार कोर्स डाउनलोड हो गया तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेस के लिए कुछ मिनट्स के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ सकती है। जब तक वैलिडिटी एक्सपायर नहीं हो जाता, आपने पूरे कोर्सेज को डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक ऑनलाइन है कोर्स, और इसमें भी आपको सारे कंटेंट्स जो है वो आपको आपके जी ड्राइव फॉर्म में अपलोड करके आपके घर भेज दिया जाता है। तो घर भेज दिया जाता है इसका मतलब है कि प्रिंटेड फॉर्म अगर आपने ऑप्ट किया है तो आपके पास वो प्रिंटेड फॉर्म के जितने भी बुक्स है वो सारे भेज दिए जाते हैं। बाकी तो ऑनलाइन इंटरेक्शन जी ड्राइव का हो जाता है, ठीक है। तो ये जी ड्राइव कोर्स के बारे में हो गया। हम बात करें कि वीडियो ऑन डिमांड कोर्स, तो वीडियो ऑन डिमांड कोर्स जो है वो उसके लिए आपको एक ऐप की नीड पड़ेगी, जो कि गेट एकेडमी लर्निंग ऐप के नाम से आपके पास होना चाहिए, जो कि एंड्रॉयड मोबाइल में मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स का ये खास बात ये है कि यहाँ पे आपको इंटरेक्शन करने के लिए इस ऐप के थ्रू आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं फैकल्टी से, जहां पे आपको हमारे फैकल्टीज और सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो आपके डाउट्स कंटिन्यूअसली क्लियर करते रहते हैं। तो वीओडी ये बहुत ही बढ़िया ऐप है, जैसे नेटफ्लिक्स होता है या फिर अमेजन प्राइम होता है उसी की तरीके का है, जिसमें सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज प्री अपलोडेड रहते हैं और आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी कोर्स को देखने के लिए, ठीक। तो इसके आगे बढ़े तो हमारे पास जो कोर्स अवेलेबल है वो टैबलेट कोर्स अवेलेबल है। टैबलेट कोर्स की खास बात ये है कि इसमें आपको सैमसंग का गैलेक्सी टैबलेट प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें सारे कोर्सेस और जितने भी गेट एकेडमी के ऐप्स है सारे प्री अपलोडेड रहते हैं। कोर्स कंटेंट भी प्री अपलोडेड रहता है, ठीक है। तो टैबलेट कोर्स विल बी डिलीवर्ड थ्रू सैमसंग गैलेक्सी टैब ए। वाईफाई और सेल्यूलर इसमें अवेलेबल है। ऑल गेट एकेडमी ऐप्स जो है प्री अपलोडेड रहता है। डेडिकेटेड डिस्कशन एंड डाउट पोर्टल मैनेज बाय वही गेट एकेडमी लर्निंग ऐप, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। डाउट पोर्टल वहीं से होता है। द कोर्स कंटेंट विल बी एग्जैक्टली सेम एज वीओडी कोर्स, बट यू डू नॉट
नीड इंटरनेट कनेक्शन, जैसे मैंने वीओडी में बोला कि आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, यहां पे मैं हाईलाइट कर देता हूं कि आपको यहां पे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खास बातें हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टैबलेट कोर्स। टैबलेट कोर्स का मतलब है सैमसंग गैलेक्सी टैब ए जो आपको सेंड किया जाता है, उसकी वजह से इसका नाम टैबलेट कोर्स है। ठीक है, और अगर मैं बताऊं कि गेट के जो कोर्सेस है वो बेसिकली 3 फॉर्म में अवेलेबल है, जो आपको www.gateacademy.co.in में मिलेगा। कौन कौन से कोर्स? पीडी, जीडी, वीओडी, टैबलेट और लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, ये 3 वेराइटीज में अवेलेबल है, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस। अगर हम बात करें कि वीडियो लेक्चर सभी में दिया जाएगा, बेसिक ले, एसेंशियल ले, जीनियस ले, वीओडी, टैबलेट कोर्स से, या फिर आप जीडी ले या फिर पीडी ले या फिर लाइव ले। यहां पे देखिए पीडी, जीडी, वीओडी, टैबलेट या फिर लाइव, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं बेसिक, एसेंशियल, जीनियस 3 फॉर्म में। ठीक है, वर्कबुक प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिलेंगे सिर्फ एसेंशियल और जीनियस में, वर्कबुक पीडीएफ फॉर्म में तीनों में मिलेगा, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन बुक्स आपको सिर्फ जीनियस में मिलेगा। बैग जो है वो आपको गेट एकेडमी का बैग मिलेगा आपको एसेंशियल और जीनियस में। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो आपको एसेंशियल, जीनियस में मिलेगा। एक्सेस टू डाउट पोर्टल्स आपको तीनों में मिलेंगे, और ऐसे स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशंस जो है वो आपको तीनों में मिलेंगे। तो ये हो गया टोटली गेट के कोर्सेस। बुक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे कुछ और कोर्सेज भी है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें टेक्निकल के साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाया जाता है। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट के लोग करते हैं, वहां के फैकल्टी एक्सपर्ट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईएन स्टूडेंट्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। क्योंकि कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग में आपको कोर सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता, बेसिकली आपको सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, C++, STL, पाइथन, 200 प्लस कोडिंग प्रॉब्लम्स, बेसिक ऑफ ओएस, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क पूछा जाता है। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो आपको इन जनरल 100 प्लस आवर्स की क्लासेस मिलेंगी, जो कि मेन रिटर्न एग्जाम्स में पूछा जाता है जब आप गूगल, विप्रो, टीसीएस का एग्जाम्स देंगे, है ना, ऑनलाइन में। पीडी सेशंस मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन, जो कि आपकी ली जाएगी इस कोर्स के अंदर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको सॉफ्ट स्किल, इंग्लिश कम्युनिकेशंस, हाउ टू मैनेज एटिकेट्स, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी, और पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और कोर्स है जो कि पोस्ट गेट गाइडेंस का है, जिसमें आपको गेट क्रैक करने के बाद आपके डिफरेंट स्कोर्स में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आपको मिल सकते हैं, आईआईटीज, आईआईएससी और पीएसयू में, जिसमें भी आपको ऑप्ट करना है। ऑप्टिमम यूज कैसे करना है अपने गेट स्कोर का, ताकि आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिल जाए। इंटरव्यू गाइडेंस जो डिफरेंट पीएसयूज लेते हैं, जिसमें आपको जीडी, जीटी, पीआई ये सभी होता है, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू, उसके लिए हम गाइडेंस करते हैं। सीवी के लिए हम गाइडेंस करते हैं। एक्सक्लूसिव गाइडेंस फॉर एडमिशन इन आईआईटीज, एक्सक्लूसिव गाइडेंस फॉर रिक्रूटमेंट इन एनी पीएसयू अक्रॉस इंडिया। इंटरव्यू गाइडेंस, गाइडेंस रिलेटेड टू सीसीएमटी, मतलब एनआईटी में एडमिशन के लिए, जैसे सीओएपी आईआईटीज में एडमिशन के लिए, वैसे सीसीएमटी एनआईटी में एडमिशन के लिए। एलुमनाई कनेक्ट मतलब हम आपके उन स्टूडेंट से, हमारे एलुमनाई से इंटरेक्ट करवाएंगे जो ऑलरेडी प्लेस्ड है पीएसयू में या फिर किसी आईआईटी से अपना कोर्स पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनसे इंटरेक्ट करने से आपको यह पता चलेगा कि रियलिटी एंड फैक्ट्स क्या है, आईआईटीज की बात करें, एनआईटीज की बात करें या फिर पीएसयू के बारे में बात करें। गाइडेंस रिलेटेड टू आपका सीवी कैसे फॉर्म आपको बनाना है, वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं। अब हम आ जाते हैं गेट एकेडमी पब्लिकेशंस में आपको कौन कौन से बुक्स मिल सकते हैं। बहुत ही उम्दा बुक्स है, इंडिया द्वारा मैक्सिमम लोगों द्वारा पसंदीदा ये बुक्स है। तो जितने भी ब्रांचेस है सभी के लिए कॉमन 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, ये दोनों के बुक्स अवेलेबल है। इस बुक्स में पीवाईक्यू पूरा कवर्ड है, किसी क्वेश्चंस को डिफरेंट मेथड से सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो प्रोवाइडेड है, और उसके अलावा क्यूआर कोड प्रोवाइडेड है, जिसको स्कैन करके आप यूट्यूब चैनल में ये देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कोई फैकल्टी कैसे सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये आपके पास अवेलेबल है मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के। आगे हम बात करें तो यहां पे हमारे पास कॉमन टॉपिक्स जो कि ECEE में होते हैं, टॉपिक का मतलब है सब्जेक्ट, जैसे कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, डिजिटल, ये सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। तो उनके लिए अलग अलग बुक फ्रेम किया गया है। तो आपको इन सभी बुक्स में पीवाईक्यू मिल जाएगा, डिफरेंट मेथड ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ क्यूआर कोड मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करें कोर सब्जेक्ट्स जो कि ईसी के लिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, कम्युनिकेशन और ईएमटी, उसके लिए अलग बुक है।
अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो मशीन पीएसए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग बुक है। हम लोग आईएन के लिए बात करें तो मेजरमेंट हो गया, ट्रांसड्यूसर्स हो गया, उसके लिए ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए अलग से बुक अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपके कोर सब्जेक्ट्स के लिए है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए हमारे पास 2 वॉल्यूम अवेलेबल है एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए। ठीक है, जिसमें आपको टॉपिक्स वाइज इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मिल जाएंगे, थ्योरी मिल जाएगा, क्वेश्चंस पीवाईक्यू मिल जाएंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएंगे। मतलब ये कंप्लीट आपको इलेक्ट्रिकल मशीन की तैयारी के लिए जो टेक्स्ट की जरूरत है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की बात करें तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और कम्युनिकेशन जो इनके कोर सब्जेक्ट्स है उसके लिए बुक मिल जाएंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम, पीवाईक्यू, ईएससी के क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है और थ्योरीज है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने कंटेंट की ओर जो आज के लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा। मैं अपने दूसरे हैंडराइटिंग में लिखता हूं, मॉसफेट मतलब होता है मेटल और उसके साथ होता है ऑक्साइड और उसके साथ होता है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। और नेक्स्ट हमारे पास है फील्ड, उसके बाद है इफेक्ट और उसके साथ है ट्रांजिस्टर। मेटल, ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर, फील्ड, इफेक्ट, ट्रांजिस्टर। तो ये एक्चुअली मॉसफेट कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे मेटल, ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर जो नाम है बड़े आराम से समझना इसको फटाफट से। ये जो इतना नाम है ये मॉसफेट को कैसे बनाया गया उस पे है, और ये जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है ये मॉसफेट कैसा हरकत करता है उसका नाम है। तो ये जो है ये उसके कंस्ट्रक्शन पे है, इतना नाम जो है वो उसके कंस्ट्रक्शन पे है, कंस्ट्रक्शन पे नाम रखा गया है, कैसे उसको बनाया गया है उस पे है। और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर वो कैसे वो ऑपरेट करता है उसके ऑपरेशन पे ये नाम रखा गया है। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शनल नेम है, एक ऑपरेशनल नेम है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ध्यान देना बेटा, यहां पे हम लोग जब उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसके कंस्ट्रक्शन में क्या खास बात है उसको सबसे पहले समझते हैं। तो आपको क्या करना है, सिमिलरली वही जो फर्स्ट यूनिट में आप किए थे, कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। मॉसफेट को एक बड़ा सा हवा मत समझना। हवा मतलब क्या है, मतलब ये कि ऐसी कोई चीज जो कि बिल्कुल नहीं है और आपके समझ में नहीं आएगा, ये बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो इंटरेस्टिंग है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये एक ऐसी चीज है जो इंटरेस्टिंग है और इसमें जो भी हरकत होता है ये पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है, या तो वो फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है या सेकेंड यूनिट में या थर्ड यूनिट में। ये तीनों यूनिट का कॉम्बिनेशन जो है वो मॉसफेट का एक डिवाइस बना के देता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि मॉसफेट को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो जैसे हम लोगों ने हर डिवाइस को किया है वैसे मॉसफेट के बारे में अगर हम लोग 2 लाइन में बोलना चाहें तो क्या है, तो मॉसफेट इज ए एम्पलीफायर। मॉसफेट जो है इज जैसे डायोड के 2 पैर है 2 टर्मिनल डिवाइस है, बीजेटी के 3 पैर है 3 टर्मिनल डिवाइस है, तो मॉसफेट के कितने पैर है, सर ये खतरनाक जानवर है, इसके 4 पैर है। मॉसफेट इज 4 टर्मिनल डिवाइस। ये जो है ये 4 टर्मिनल डिवाइस है, एकदम इंटरेस्टिंग है। 4 टर्मिनल, ये एकदम शेर की तरह 4 पैर है इसके। एंड बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर, और इसको बेसिकली यूज किया जाता है, बेसिकली यूज्ड फॉर किसके लिए यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन। ये जो है ये एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। अब इस क्लास में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा, इस क्लास में कोई ऐसा नहीं होगा जिसको मैं पूछूं कि भाई एम्प्लीफिकेशन के लिए हमको बेसिकली किसकी जरूरत होती है। अगर मैंने एक बार लिख दिया यहां पे कि ये एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज होता है, मतलब यहां पे भी हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, सर हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि इसका आउटपुट करंट इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। मतलब यहां पे हमको आउटपुट में एक कैसा चाहिए सर, आउटपुट में हमको, है ना, ये अलग फीलिंग है, आउटपुट में हमको एक करंट सोर्स चाहिए, एक करंट सोर्स चाहिए, लेकिन वो डिपेंडेंट होनी चाहिए, सोर्स चाहिए, लेकिन ये जो सोर्स है ये डिपेंडेंट होना चाहिए इनपुट वोल्टेज पे। सो आउटपुट में हमको एक करंट सोर्स चाहिए विच इज
डिपेंडिंग ऑन, ये किस पे डिपेंड करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन इनपुट, इसको इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड होना चाहिए। ये फीलिंग सबके साथ है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर एक शब्द में बोले, एक शब्द में बोले, निशब्द होके बोले, तो एक्चुअली में हमको एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स चाहिए, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स चाहिए, ये करंट और उसके साथ सोर्स ये चाहिए रहता है, ठीक है। सबके मॉसफेट पढ़ाने का अलग है और इसके लिए आपके पास एक सर्किट भी है, उसको बना के भी आप समझ सकते हो, लेकिन हमारे मॉसफेट पढ़ाने का तरीका अलग है। हम इसके कंस्ट्रक्शन में कुछ चेंजेस करेंगे और मॉसफेट को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है ना, इसको मैं नेक्स्ट पेज में ले जाता हूं और जो भी बाद में जरूरत पड़ेगा उसको मैं इधर पे ले आऊंगा। तो मैं करता हूं इसका कंस्ट्रक्शन, इसका मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं, ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमको जरूरत पड़ता है एक सबस्ट्रेट का, या फिर एक बॉडी का, या फिर एक बल्क का, है ना। मैं सबसे पहले आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक डिपेंडेंट करंट सोर्स बनाऊंगा, उसके बाद मैं मॉसफेट को डिजाइन करूंगा। आपके दिमाग में मॉसफेट रूपी 4 पैर वाले जानवर का जो भी छाया पड़ा हुआ है, जो भी मेमोरी आपके पास है, उन सबको डिलीट करोगे, तब जाके मेरी बात आपके जहन में घुसेगी, पहली बात, ठीक है। तो अगर आप मेरी बात समझना चाहते हैं तो जो भी कुछ आपने मॉसफेट के बारे में जान के रखा हुआ है उन सब को आपको भूलना पड़ेगा, नहीं तो मेरी बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक सबस्ट्रेट, बॉडी या फिर बल्क, ये तीनों एक ही चीज है, इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है सर, एक बड़ा सा हमको सेमीकंडक्टर लेना है। एक्चुअली ये सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक है, एक्चुअली ये सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक है क्योंकि दुनिया में हर सेमीकंडक्टर इनिशियली तो इंट्रिंसिक ही होता है। तो ये सेमीकंडक्टर भी इंट्रिंसिक है और इस सेमीकंडक्टर को मैं डोनर एटम से डोप करके या फिर एक्सेप्टर एटम से डोप करके पी या फिर एन टाइप का बनाऊंगा। तो मान लीजिए मैंने इसको एक्सेप्टर एटम से डोप करके, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आगे आएंगे, उन सब क्वेश्चन का आंसर मैं आपको खुद दूंगा अगर कोई पूछा नहीं तो। कल जो है वो डॉक्टर राय ने काफी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए थे तो फटाफट से क्लियर हो गया। अगर कोई अच्छा क्वेश्चन पूछता है तो डेफिनेटली मैं उसको सपोर्ट करूंगा और हो सकता है उसके क्वेश्चन से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगर नहीं आता है ऐसा कुछ क्वेश्चंस तो मैं खुद क्रिएट करूंगा और आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा। बट अभी के लिए आप सुनते जाइए जब तक मैं एंड ना कर दूं। तो यहां पे आपके पास एक सबस्ट्रेट है, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट या फिर इसको हम बोलते हैं बॉडी, है ना, इसको हम बोलते हैं बॉडी या फिर इसको हम बोलते हैं बल्क, ये 3 नाम से ये जाना जाता है। तो सबस्ट्रेट, बॉडी या बल्क, ये किसी एक टाइप का सेमीकंडक्टर होता है। तो सपोज दिस इज ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर मैंने बोल दिया कि ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है तो इस सेमीकंडक्टर के अंदर बहुत सारे होल्स हैं और बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स है और बहुत सारे आयोन्स है। और वो किस तरीके के आयोन्स है, आयोन्स जो है वो नेगेटिव आयोन्स है। ये पूरा बात आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको दिखता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखता है तो देखने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे काफी सारे होल्स है, नेगेटिव आयोन्स है, बहुत कम मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो ये मैंने ले लिया एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर। दूसरा इसके ऊपर है ना, जस्ट ऊपर, जल्दी से समझेंगे, इसके जस्ट ऊपर मैंने एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर लगा दिया। ये हरे कलर की पट्टी आपको जिंदगी में पहली बार दिखी होगी। ये पट्टी क्या है, एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर है। तो ये जो मटेरियल है जो मैंने यहां पे लिया, एक्चुअली ये आपका सेमीकंडक्टर है। क्या है, ये सेमीकंडक्टर है, क्योंकि ये पी टाइप का है तो ये सेमीकंडक्टर है। इसके ऊपर मैंने जो लिया यहां पे, दिस इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाना बड़ा आसान है। आप सिलिकॉन को ऑक्सीजन में एक्सपोज कर दो तो बन जाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो इसका रिएक्शन क्या होता है, इसका रिएक्शन जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन जाता है ना। जैसे हम कोई गीली चीज को हवा में ऑक्सीजन में छोड़ दें,
कोई भी फ्रूट्स या कुछ भी चीज, तो थोड़ी देर में उसके फफूंद पड़ जाते हैं, दैट इज नोन एज फंगस। तो सिमिलरली अगर आप सिलिकॉन को ऑक्सीजन में एक्सपोज कर दो तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है, दैट इज नोन एज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो सिमिलरली इसके ऊपर भी एक लेयर बन गया है, ठीक है, ये एक लेयर बन गया है। अगर ये आपका फैब्रिकेशन का पार्ट होता तो मैं बताता कि ये जो ऑक्सीडेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन, और ये दो तरीके से होता है। ऑक्सीडेशन मतलब सिलिकॉन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करना। ये ऑक्सीडेशन दो तरीके से होता है, एक वेट ऑक्सीडेशन और एक ड्राई ऑक्सीडेशन। जब हम लोग वेट ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो सिलिकॉन को हम रिएक्ट करते हैं ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन, ट्वाइस ऑफ वाटर वेपर से, और इसका रिएक्शन जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्लस ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये मिलता है। सिमिलरली अगर हम लोग सिलिकॉन को ड्राई ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करते हैं तो हमको सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिल जाता है। एकदम सिंपल है, मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स सभी कुछ मेल खा के ये प्रोसेस बना है। तो ऑक्सीडेशन है। अगर आपके सिलेबस में फैब्रिकेशन होता, जिस फैब्रिकेशन को मैं पहले डील करता था और 2020 तक वो सिलेबस में था, उसमें ये सब केमिकल रिएक्शंस को हम लोग पढ़ते थे। फिर ये सिलेबस से उठ गया और हमारी जिंदगी से भी उठ गया, लेकिन मेरी जिंदगी में ये अभी भी बसा हुआ है। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं इन सब के बारे में बताता हूं। यस, ये एक लेयर होता है बहुत पतला सा, और एक्चुअली ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ये डाइइलेक्ट्रिक मीडियम या फिर इंसुलेटर की तरह काम करता है। ये कंडक्टिव नहीं होता, ये डाइइलेक्ट्रिक या फिर ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? ये इंसुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। तो नीचे आपके पास सेमीकंडक्टर, उसके ऊपर इंसुलेटर है। तीन टाइप का मटेरियल आपने पढ़ा था, मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। तो देखिए आपने सेमीकंडक्टर को यूज कर लिया, इंसुलेटर को यूज कर दिया, उसके ऊपर कौन आएगा सर? उसके ऊपर आपके पास एक मेटल का लेयर आएगा। क्या आएगा सर? एक मेटल का लेयर। ये देखिए मेटल आ गया। मेटल का मतलब होता है कंडक्टर, तीन लेयर। तो ये जो है ये तीसरा, ये पेस्ट की तरह नहीं होता, सेमी सॉलिड की तरह नहीं होता। किसी ने लिखा है सर ये पेस्ट की तरह होता है, सुबह जिससे आप दातून करते हैं, ब्रश करते हैं, वैसा नहीं होता, ये अलग होता है। दिस इज ए सॉलिड मटेरियल, ये एक सॉलिड होता है। पेस्ट जो है वो आपका सेमी सॉलिड होता है। पेस्ट किसको बोलते हैं? जो भी मटेरियल सेमी सॉलिड होता है उसको हम लोग पेस्ट नाम रख देते हैं, पेस्ट। तो ये दिस इज नॉट ए पेस्ट, दिस इज ए सॉलिड। ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। और ऊपर का मटेरियल जो कि पीले रंग का है, येलो येलो जो डर्टी फेलो आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है सर? सर ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है। ये है मेटल, ये है मेटल। और इसको हम मेटल के साथ साथ इसको हम कंडक्टर भी बोल सकते हैं, है ना। और स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने मॉसफेट बनाया था तो यहाँ पे एल्यूमिनियम, कॉपर, इस तरीके के मटेरियल को यूज करते थे। बाद में जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ता गया, यहाँ पे हम लोग मटेरियल को चेंज करते रहे और यहाँ पे हेवली डोप्ड पॉली सिलिकॉन को यूज करने लगे। मैं यहाँ पे पूरा लिख दे रहा हूँ। एक्चुअली ये पॉली सिलिकॉन तो आप जानते हैं, कितने प्रतिशत भारतीय जानते हैं? तो यहाँ पे हम हैवी डोप्ड पॉली सिलिकॉन को यूज करने लगे, पॉली सिलिकॉन को यूज करने के लिए। उसके लिए इस मटेरियल में हम लोग क्यों शिफ्ट हो गए, उसके लिए कुछ ऐसे कंडीशंस है जिसके कारण हम लोग को इसमें शिफ्ट होना पड़ा। ये हैवी डोप्ड पॉलीसिलिकॉन यूज करने लगे, ठीक है। तो आपके पास हो गया मेटल, उसके नीचे इंसुलेटर, उसके नीचे सेमीकंडक्टर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल में आपने जो तीनों मटेरियल पढ़ा था वो तीनों मटेरियल को हम लोग यूज करने लगे। देखिए आपके सिलेबस में एक और टॉपिक है, डेट इज मॉस कैपेसिटर। कई लोग बोलते हैं कि मॉस कैपेसिटर सर समझ ही नहीं आता। मॉस कैपेसिटर का उद्गम, उद्गम मतलब समझते हैं, जहां से वो स्टार्ट हुआ। एक्चुअली हम मॉसफेट बना रहे थे, उसके पहले हमारे पास एक डिवाइस बन के तैयार हो गया, दैट इज नोन एज मॉस कैपेसिटर। मॉस कैपेसिटर का प्रैक्टिकली यूज बहुत रेयर है, वो सिर्फ थियोरेटिकल है। जो आप पढ़ते हैं वो थियोरेटिकल यूज है। मॉसफेट को समझने के लिए मॉस कैपेसिटर को समझना जरूरी है, इसलिए पहले मॉस कैपेसिटर पढ़ाया जाता है, फिर मॉसफेट। लेकिन लोगों की जो इंजीनियरिंग करते हैं उनको आदत रहता है कि भैया मॉसफेट नहीं पढ़ना सर, मॉस कैपेसिटर पहले पढ़ाइए।
तो यहां पे हम लोग उसी को फॉलो करेंगे, पहले मॉसफेट पढ़ेंगे फिर मॉस कैपेसिटर। लेकिन मेरे अंदर तो खून ही मॉस कैपेसिटर का है, तो मैं सबसे पहले मॉस कैपेसिटर आपको बताने की कोशिश करूंगा, और अगर आपका फीलिंग स्ट्रांग रहा तो फिर मैं मॉसफेट में शिफ्ट होऊंगा। तो यहां पे एक टर्मिनल एक्सटेंड कर दिया। टर्मिनल का मतलब समझते हैं ना, जिसके थ्रू आप कोई वोल्टेज इसमें अप्लाई करेंगे। और यहां पे मैंने एक कांटेक्ट लिया और यहां पे भी एक टर्मिनल एक्सटेंड कर दिया। और ये कांटेक्ट किस लिए रहता है? ताकि कंडक्शन प्रॉपर चल सके। तो इस कांटेक्ट को हम लोग ओमिक कांटेक्ट बोलते हैं। ये मेटल का एक कांटेक्ट मैंने यहां पे लिया और यहां पे एक टर्मिनल एक्सटेंड कर दिया। ये जो ऊपर का टर्मिनल है, ये टर्मिनल कहलाया हमारा गेट, है ना? क्यों कहलाया वो हम बताएंगे। ये टर्मिनल कहलाया गेट, ठीक है। और ये जो नीचे वाला टर्मिनल है, ये टर्मिनल कहलाया हमारा बॉडी। बॉडी, ये गेट है, ये बॉडी है। अब आपको देखिए, मैंने कैपेसिटर पढ़ाया है। जब कैपेसिटर मैंने आपको पढ़ाया था तो ध्यान से सुनिए। सर मॉसफेट पढ़ा रहे थे क्या? यस, मॉसफेट ही पढ़ा रहा हूं। तो मैंने आपको ये बोला था कि कैपेसिटर में हमारे पास दो प्लेट्स होते हैं, एक प्लेट ऐसा और एक प्लेट ऐसा। ये दोनों जो है वो न्यूट्रल होते हैं, और जब हम इसमें कोई वोल्टेज लगाते हैं, इस वोल्टेज के अकॉर्डिंग इसका बिहेवियर जो है वो बदलता है। ये जो प्लेट है ये नेगेटिव बन जाता है, ये प्लेट पॉजिटिव बन जाता है। इन दोनों के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक होता है। क्या होता है? एक डाई इलेक्ट्रिक होता है। और इसके कारण ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करने लगता है, जो कि वोल्टेज लगाते प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आता है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आता है, और हमारा कैपेसिटर जो है वो चेंज इन चार्ज डिवाइडेड बाय चेंज इन वोल्टेज हो जाता है, और इसका मॉड हो जाता है। क्या ये बात आपको क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो सिमिलर हरकत यहां पे भी चलेगा। चलाएं क्या? यस सर, चलाइए। देखिए, ये ऊपर का पार्ट जो है वो आपका कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब एक ऐसा सॉलिड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं पर यूनिट वॉल्यूम? इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन है 5 इंटू 10⁻²2, और या फिर बोल सकते हैं इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻²2। मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं मेटल में। अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद दिला देता हूं कि एटम्स की डेंसिटी सेमीकंडक्टर में 5 इंटू 10⁻²2 होती है, लेकिन सेमीकंडक्टर में 300 केल्विन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन 1.5 इंटू 10⁻10 मात्र होता है। लेकिन मेटल में, जिसको हम लोग डीजेनरेट बोलते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ही 10⁻22 से 10⁻28 के ऑर्डर में होता है। अगर ये बात आपको क्लियर है तो आप गजब हो। अगर नहीं क्लियर है तो आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे गजब बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने सारे सर? बहुत सारे, पर यूनिट वॉल्यूम काफी सारे हैं। और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कलर मैं काला कर देता हूं। ये काले रंग के फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां बैठे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनते रहना। मेरी एक आदत है कि मैं जिस भी डिवाइस को बताता हूं उसमें इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, आयोन्स, ये सब के बारे में मैं पहले बताता हूं, क्योंकि मेरा डिवाइस जो सब्जेक्ट है इसमें बेसिकली हमको जानना भी यही रहता है। हमको ये नहीं जानना रहता कि यहां पे कितना करंट आया और केवीएल लगा कि नहीं लगा। मैंने बहुत रेयरली केवीएल लगाया, आप देखना ध्यान से। मतलब एक आध दो पॉइंट ऐसे आए होंगे जहां पे मैंने केवीएल लगाया, बट बेसिकली मेरी दिमाग जो है वो आपको इलेक्ट्रॉन्स, होल्स दिखाने में ही चलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सब्जेक्ट ही इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, सेमीकंडक्टर्स, आयोन्स, न्यूट्रल, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी पे बेस्ड है। तो मैंने यहां पे एक वो बनाया, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाया है बेटा, लेकिन यहां पे ना आपके पास आयोन्स भी अवेलेबल है। किस तरीके के आयोन्स? जो इन इलेक्ट्रॉन्स को दिए हैं। वो कैसे होते हैं सर? वो पॉजिटिव आयोन्स होते हैं बेटा। तो यहां पे कुछ पॉजिटिव आयोन्स भी है। कैसे करें पॉजिटिव आयोन्स के लिए? उसके लिए भी काले रंग को यूज करते हैं। यहां पे कुछ पॉजिटिव आयोन्स भी है। ये डॉट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है, और इसके साथ कुछ पॉजिटिव आयोन्स भी है। ठीक है, ये पॉजिटिव आयोन्स है, और कुल मिला के ये एरिया जो है वो न्यूट्रल है। आप समझ लेना कि एरिया न्यूट्रल है, क्योंकि सेमीकंडक्टर हो, कंडक्टर हो, या फिर इंसुलेटर हो, वो न्यूट्रल ही होता है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे काफी सारे होल्स हैं। ठीक है, उसके अलावा आयोन्स भी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बनाना पड़ जाएगा, ऐसा लगता है मेरे को। तो यहाँ पे मैंने बनाया कि भाई यहाँ पे आपके पास, ठीक है, थोड़ा डिसिप्लिन ऑर्डर में बनाते हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं
थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन वो वक्त जो हम लोग यहाँ पे देंगे वो हमको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है कुछ आयोन्स, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, और ये लास्ट हम लोग बना लेते हैं ऐसे 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 ऐसे। और यहाँ पे कुछ होल्स भी है हमारे पास, ये हमारे पास कुछ होल्स है, ये ऐसे 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 ऐसे। ये जो आयोन्स है ये कैसे होंगे सर? भाई ये आयोन्स तो आपके नेगेटिव आयोन्स होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो ये सभी आयोन्स जो है वो नेगेटिव्स हैं। ये ऐसे ऐसे, इस तरह का सिनारियो कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक वोल्टेज लगा रहे हैं, ध्यान से सुनते रहेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक वोल्टेज लगा रहे हैं, और ये वोल्टेज के अकॉर्डिंग चीजों को समझेंगे। एक्सटर्नली एक वोल्टेज लगा दी, ये ऐसे पॉजिटिव और ये ऐसे नेगेटिव, और यहाँ पे हम लोगों ने एक वोल्टेज लगा दिया। जैसे ही मैंने वोल्टेज लगाया, इस वोल्टेज के अकॉर्डिंग ये जो वोल्टेज की जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी, इसके अकॉर्डिंग चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा। कि देखिए आपका चार्ज जो है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। आपको यही तो पढ़ना रहता है कि कितना आपने वोल्टेज चेंज किया तो कितने चार्जेस में चेंज आए। क्लियर है मॉसफेट? तो मॉसफेट के लिए आपको ये सब जानना जरूरी है। तो अब मैंने यहां से एक निकाला इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हमारा इलेक्ट्रॉन्स तो येलो कलर का ही होता है, यहां से निकला एक इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा सर? इसका प्यारा सबसे पॉजिटिव होता है, जैसे ही इसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा ये भागा इधर से और पॉजिटिव के पास गया, ये पॉजिटिव के पास आया। जैसे ये पॉजिटिव के पास आया तो आपका एक इलेक्ट्रॉन, मैंने एक ही निकाला, जरूरी नहीं है एक ही निकले, डिपेंड्स अपॉन द पॉजिटिव, डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज, ये कितना भी बाहर आ सकता है। लेकिन आप अभी तक मेरे से पढ़ रहे हैं तो आपको ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि यहां पे काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स है, किसी एक इलेक्ट्रॉन्स को मैंने बाहर निकाला तो ये जो मेटल है जो पहले न्यूट्रल था, ये पहले कैसे था सर? पहले ये न्यूट्रल था, पहले ये न्यूट्रल था। अब कैसा हो गया सर? ये चार्ज हो गया। सेकेंड टाइम में ये क्या हो गया? ये चार्ज हो गया। कैसा चार्ज हो गया सर? ये चार्ज हो गया, दिस विल गेट चार्ज इनटू पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस विल गेट चार्ज टू पॉजिटिव, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। व्हाई? द रीजन इज दैट द इलेक्ट्रॉन्स कम आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सॉलिड। इस सॉलिड से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि ये न्यूट्रल था, नेगेटिव पॉजिटिव बराबर था। इलेक्ट्रॉन्स के बाहर आने से ये जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतने ये पॉजिटिव पॉजिटिव बनते जाएंगे। मतलब ये मेटल के बारे में मैं बोल रहा हूं, उतने पॉजिटिव चार्ज यहां पे आते हैं। अब ये जो है ये तो आपका सोर्स होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स एक बाहर निकलेगा, ठीक है, और ये इसको चला जाएगा, ये अंदर चला गया। ठीक है, जब ये अंदर गया तो देखा कि भाई यहां पे पूरे होल्स भरे हुए हैं, तो ये खुशी खुशी उससे रिकंबाइन हो गया। जैसे ही इससे रिकंबाइन हुआ हम इलेक्ट्रॉन्स को देखना बंद कर दिए। सर रिकंबाइन होते हुए हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स को देखना क्यों बंद कर दिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर रिकंबाइन हो गया तो हम उसको इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं मानते, हम उसको होल्स का मूवमेंट मानते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कूदते हुए ऐसा कूदा, ये कोई नहीं बताएगा भाई, मैं बता रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर गया, ये इससे होल से रिकंबाइन हुआ, फिर इस होल से रिकंबाइन हुआ, फिर ये इधर आ गया, फिर ये इधर आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहा है तो हम ये मानते हैं कि होल्स नीचे आ रहा है। तो देखिए होल्स जो है वहां से हट गया। पहला यहां पे होल्स है क्या? नहीं है। होल्स कहां है? नीचे है। पहले इलेक्ट्रॉन्स इधर था, होल्स ऊपर था, अब इलेक्ट्रॉन ऊपर है, होल्स नीचे है। जिस किसी भी व्यक्ति को, जिस किसी भी भारतीय को अपनी आंखों पे भरोसा है, जो उसने फर्स्ट चैप्टर से अभी तक मेरे को ऑब्जर्व किया है, उसको ये बात बिल्कुल समझ में आती होगी। तो आपको कई सारे बुक्स में ये लिखा होता है कि भाई होल्स जो है वो नीचे आ गया, होल्स जो है वो नीचे आ गया। इसका ये मतलब है कि भाई होल्स यहां पे एग्जिस्ट नहीं करता। और इलेक्ट्रॉन्स कहां चला गया सर? इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चला गया। तो होल्स कम डाउन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गया बाउंड होके, इसलिए वो बोलते हैं कि होल्स नीचे आया। इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गया बाउंड होके, फ्री होके नहीं, बाउंड होके। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ होल्स। तो ये जो है आपको लिखा रहेगा, ये होल्स का मूवमेंट का डायरेक्शन है।
तो जब भी आपका इलेक्ट्रॉन्स बाउंड हो जाएगा ना, आप इलेक्ट्रॉन्स को देखना बंद कर देना। अब आपको क्या दिखना चाहिए सर? होल्स दिखना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स बाउंड हुआ, इलेक्ट्रॉन्स दिखना बंद। इलेक्ट्रॉन्स फ्री है तो इलेक्ट्रॉन्स दिखता है। ठीक है, तो अपनी आंखों पे थोड़ा सा, नयन, चक्षु, आंख, आइस, इस पे थोड़ा सा आप विजुअलाइजेशन लाओ, क्रिएटिविटी लाओ। अगर ये है तो आपको क्लियर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी जैसी आंखें सबके पास हो गई होगी अब तक, बड़ी बड़ी आंखें। ठीक है, तो ये है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे काफी सारे आए होंगे, ऐसे काफी सारे आए होंगे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आने लगा, ठीक है, अब कई लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है, सर यहां से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर क्यों नहीं गया? इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गया, सर ये तो पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर चले जाना था और इसमें पॉजिटिव के पास जाना था, क्योंकि इसका प्यार तो पॉजिटिव है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आके क्यों रुका हुआ है? कारण यह है कि बीच में आपने एक ऐसा मटेरियल फिट कर दिया जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए बैरियर का काम करता है। दैट इज नथिंग बट इंसुलेटर या फिर डाइइलेक्ट्रिक। ये जो इंसुलेटर है या फिर ये डाइइलेक्ट्रिक है, ये कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को अपने थ्रू जाने के लिए अलाउ नहीं करता। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जाना तो चाहता है अपने प्यार के पास, पॉजिटिव के पास, लेकिन ये डाइइलेक्ट्रिक उसके लिए रोड़ा बन के खड़ा हो गया। इट इज एक्टिंग एज ए बैरियर। बिकॉज ऑफ दिस बैरियर दिस इलेक्ट्रॉन्स अनेबल टू मूव, इट इज अनेबल टू क्रॉस दिस डाइइलेक्ट्रिक एंड मूव अप, बट दिस इलेक्ट्रॉन्स वांट्स टू गो अप। तो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नीचे नहीं रहेगा, ये ऊपर ही आएगा, बिकॉज इट वांट्स टू गो टू पॉजिटिव। इसको नहीं पता कि बीच में यहां पे एक इंसुलेटर लगा हुआ है। ऐसे काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाएंगे, ऐसे काफी सारे, जैसे यहां पे काफी सारे पॉजिटिव आ गए ना, वैसे ही काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके यहां से निकलेंगे। कहां से निकलेंगे? इस नेगेटिव सोर्स से निकलेंगे और ये पॉजिटिव के पास जाने की कोशिश करेंगे, ये पॉजिटिव के पास जाने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही ये कोशिश करेंगे यहां फिर फंस जाएंगे। ठीक है, तो एक और यहां पे इलेक्ट्रॉन आया, यहां पे एक और इलेक्ट्रॉन आया यहां पे, और ये भी जाने की कोशिश किया लेकिन ये नहीं जा पाया, तो ये चला गया ऐसे और ये इधर आ गया। ठीक है, तो ये सभी जो चार्ज है, ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन आया और ये भी जाना चाहता है लेकिन ये अंदर घुसा, ऐसे कूदते हुए गया और इधर फंस गया। ये एक और इलेक्ट्रॉन इधर पे आया है ना। मैं आपको सिर्फ विजुअलाइजेशन दे रहा हूं ताकि आपको जिंदगी में कोई भी इसके बारे में कोई बड़ी बातें करे तो उसको बोल देना कि भैया हमको जो दिखता है, क्या आपको दिखता है? वो बोलेगा नहीं भाई क्या दिखता है तेरे को, तो आप बताना कि मेरे को ऐसा दिखता है। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कवर कर लिए। अब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों एक ही जगह पे हैं, तो ये क्या हो गए सर? ये रिकंबाइन हो गए। रिकॉम्बिनेशन के बाद हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन के बाद हम ये बोलते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों खत्म हो गया। यहां पे आपके पास देखिए, ध्यान से देखिए, ये होल था, ये देखिए होल था और इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकंबाइन हो गया। मतलब यहां पे ना तो इलेक्ट्रॉन्स है ना तो होल है। ये देखिए होल भी था तो ये होल भी हट गया, इलेक्ट्रॉन्स। ये रिकॉम्बिनेशन है। ये क्या है? ये रिकॉम्बिनेशन है। ये किसको दिखता है सर? ये सिर्फ हमको दिखता है, बाकी किसी को दिखता नहीं। यहां पे वाटर एनालॉजी का कोई यूज नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गया, होल के साथ रिकंबाइन हुआ, होल इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, तो यहां से सारे इलेक्ट्रॉन्स होल्स गायब हो गए। अब यहां पे क्या बच गया? यहां पे आयोन्स बच गए। कौन बच गए सर? आयोन्स बच गए। फिर से रिपीट करो, आयोन्स बच गए। अब देखो कि यहां पे आपके पास पॉजिटिव है और यहां पे आपके पास नेगेटिव है। अब ये दोनों मिलके कैपेसिटर बना दिए। क्यों कैपेसिटर? क्योंकि कैपेसिटर में ये होता है, एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है और बीच में डाइइलेक्ट्रिक होता है। किसी को कोई डाउट है यहां तक कि ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कहां भागे? भाई ये रिकंबाइन हो गए। रिकंबाइन के बाद ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है, ना तो होल्स होल्स होता है। सो दे विल गेट रिकंबाइंड। सभी लोग अटेंड कर रहे हैं ना ध्यान से? मैं बता रहा हूं, ऐसी विजुअलाइजेशन, ऐसा आइडिया आपको दोबारा नहीं मिलेगा। भले ही मुझे ना पसंद करते हो, लेकिन इस थ्योरी को ध्यान से देख लो। जिंदगी में कोई ऐसा नहीं बोलेगा। आप मेरे से जितना नफरत करना है कर लो, मैं नहीं पसंद मत करो। कोई फंडिंग कंपनी का होगा तो वो भी देख ले भैया एक बार। ठीक है, गेट एकेडमी नहीं पसंद होगा, मैं ना पसंद होगा, लेकिन ये थ्योरी गजब का है। ये थ्योरी अल्टीमेट है, मैं बता रहा हूं। ये गजब की थ्योरी आपको बहुत पसंद आएगा।
अब मैं बोलता हूं कि यहां पे देखिए पॉजिटिव आ गया, यहां नेगेटिव आ गया, इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर बन गया। अब मैं बोलता हूं कि अब एक काम करते हैं, जो भी मैंने वोल्टेज यहां पे लगाया था, जो भी वोल्टेज मैंने यहां पे लगाया था, उस वोल्टेज को मैं इंक्रीज कर देता हूं। ठीक है, अब वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूं मैं यहां पे, और थोड़ा वोल्टेज और थोड़ा लगा देता हूं। थोड़ा सा वोल्टेज इंक्रीज कर दिया। अब सर थोड़ा वोल्टेज इंक्रीज कर दिया, ठीक है, थैंक यू, सभी को समझ में आ रहा है। थोड़ा सा वोल्टेज इंक्रीज कर दिया तो यहां पे थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गई। थोड़ा सा वोल्टेज इंक्रीज कर दिया तो थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गई। बहुत सारी बातें बताऊंगा, आप लिख पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पाएंगे तो वीडियो को फिर से देख लेना। तो अब क्या हुआ, अगर थोड़ा सा वोल्टेज और बढ़ गया तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स और बाहर आए होंगे। अब थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स और बाहर आए होंगे तो यहां पे थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स और अंदर भी जाएंगे। यस बेटा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन और अब आया और यह बोला कि अब मैं फिर से अंदर जाऊंगा। यहां से तो सब हट गए हैं। आपको याद रखना है बेटा कि यहां पे पहले आयोन्स क्रिएट हुए थे, रिकॉम्बिनेशन, पहले फेस में जो इलेक्ट्रॉन्स आया उसके रिकॉम्बिनेशन से। अब ये एक इलेक्ट्रॉन फिर आ गया इधर पे। अरे भाई तू तो चला गया था, फिर कहां से आ गया? फिर बोला एक इलेक्ट्रॉन यहां से फिर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन फिर आ गया इधर से, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू बढ़ गई, यहां पॉजिटिविटी बढ़ गई है। और फिर से यहां पे एक इलेक्ट्रॉन और आएगा ये, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे और चला गया अंदर की ओर। ऐसे करते करते ये इलेक्ट्रॉन जो है वो काफी सारे आ गए। तो आपको ये क्लियर होगा, यहां पे काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स और आ गए और यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अभी भी अगर आप ध्यान देंगे तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स की चार्जेस कैसे हैं? सर सब इलेक्ट्रॉन्स के चार्जेस तो नेगेटिव है। ठीक है, तो पहले नेगेटिव था, अब और नेगेटिव आ गए। क्यों? क्योंकि यहां पे पॉजिटिव था और पॉजिटिव आ गए, तो यहां पे दो लेयर्स बन गए। यहां पे दो लेयर्स बन गए। एक लेयर जो है नेगेटिव चार्ज का, जो कि इनिशियली बना था, जो कि आयोन से बना था, और एक लेयर अभी फिर से बना जो कि इलेक्ट्रॉन से बना है। लेकिन शुरू में ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, है ना, शुरू में ये रिकंबाइन होके खत्म हो गए थे। अब ये अपना ही एक नया लेयर बना दिए, अपना ही एक नया लेयर बना दिए। कहां पे? सिलिकॉन डाइऑक्साइड के जस्ट नीचे। इसको हम लोग इंटरफेस भी बोलते हैं। इंटरफेस का मतलब है जहां दो चीज एक साथ मिलते हैं। कौन कौन सा? ये जो सेमीकंडक्टर और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये एक नया लेयर बना दिया है। अब ये जो एरिया है ये मेरा एक कंडक्टिव एरिया बन गया है। थोड़ी देर पहले यहां पे आयोन्स थे, और ये जो आयोन्स थे इस एरिया में वो किसी भी करंट को कंडक्ट करने के लायक नहीं थे, क्योंकि आयोन से हमेशा डाइलेक्ट्रिक या फिर इंसुलेटर मिलता है। जैसे ही मैंने यहां पे वोल्टेज की वैल्यू को थोड़ी सी बताई तो इलेक्ट्रॉन सटाक से फिर आए, और यहां का पॉजिटिव यहां का नेगेटिव फिर बराबर हो गया। तो यहां पे एक कैपेसिटर बना, और ये कैपेसिटर बड़ा खुश होता है। कब खुश होता है? जब पॉजिटिव और यहां पे ये जो नेगेटिव है ये दोनों बराबर होता है, तभी जाके कैपेसिटर खुश होता है। मतलब प्लस क्यू की वैल्यू और माइनस क्यू की वैल्यू सेम होती है, ये दोनों इक्वल होता है, कैपेसिटर तभी बनता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब यहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो यहां पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। जितना पॉजिटिव यहां बढ़ेगा उतना नेगेटिव यहां बढ़ेगा, और इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर फॉर्म हो जाएगा। यही कैपेसिटर जो है वो मॉस कैपेसिटर बोलता है। अब आप बताइए, क्या मॉस कैपेसिटर को समझना इतना टफ है कि आपको समझ में ही ना है? एक्चुअली क्या है, लोगों को ये बात नहीं पता होती है। जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया, हार्डली 10 मिनट मैंने लिया और आपको मैंने एक विजुअलाइजेशन दिया। ये विजुअलाइजेशन लोगों को दिखाई नहीं देता, और ये विजुअलाइजेशन देखने में मात्र 10 मिनट का समय लगता है। ठीक है, ठीक है, मात्र 10 मिनट का समय लगता है। तो 10 मिनट में मैंने आपको ये सब चीजें दिखा दिया। अब आप देखिए, जब यहां पे आयोन्स था तो उस समय ये सेमीकंडक्टर जो है इस एरिया में, सिर्फ ऊपर का एरिया बोल रहा हूं,
ये ऊपर के एरिया को बस मैं देख रहा हूं, नीचे के एरिया से मेरे को कुछ नहीं समझना। तो ये जो ऊपर का एरिया है, इस एरिया को बस मैं देख रहा हूं, क्योंकि आपके पूरे पूरे मॉसफेट में आपको सिर्फ ऊपर के पार्ट को ही देखना है, क्योंकि जो भी बदलाव होता है वहीं पे होता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये जो ऊपर का एरिया है, ये शुरू में ना आयोन्स की वजह से ये एक डाइलेक्ट्रिक बन गया था या फिर इंसुलेटर बन गया था, जो कि कंडक्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आए तो ये बन गया है कंडक्टर। कैसे बन गया कंडक्टर, अब हम दिखाते हैं कैसे बन गया कंडक्टर। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, यहां तक क्लियर है ना सभी को? तो जब ये आयोन्स यहां पे थे, तो आयोन्स तो कभी भी करंट को कंडक्ट करने नहीं देते। और जब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इलेक्ट्रॉन्स तो करंट को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि करंट को कंडक्ट करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब ये जो ऊपर का एरिया है, ये कंडक्ट करने लगेगा, ये कंडक्टर की तरह बन गया है। लेकिन उस कंडक्टर को बनाने में इस वोल्टेज ने पूरा सपोर्ट किया है। इस जो ऊपर के लेयर को, मेरी स्टेटमेंट को ध्यान देना, ब्रह्म वाक्य, अभी ब्रह्मास्त्र भी ला रहा हूं मैं, है ना। अभी ब्रह्म वाक्य चल रहा है, थोड़े दिन में ब्रह्मास्त्र आने वाला है, आप लोग देखे होंगे, उसका ऐड क्रिएट कर रहा हूं मैं। तो यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, तो यहां पे ऊपर का एरिया जो है वो कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहां पे काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस एरिया को कंडक्टर बनाने के पीछे मैं पूरा बात जो है वो इसी वोल्टेज को दे रहा हूं। ये जो वोल्टेज है, इट इज रेस्पॉन्सिबल, ये वोल्टेज रेस्पॉन्सिबल है कि इस एरिया को कंडक्टर बनाने में। ठीक है, अब मेरे पास देखिए, इसका फोटो खींच लेते हैं। तो खींच मेरी फोटो, तो इसका अपन खींच लेते हैं फोटो। यहां पे और कचरा नहीं करना चाहता मैं। ठीक है, इसको कर लिए कॉपी और चले गए नेक्स्ट पेज में। ठीक है, और यहां से कुछ चीजें हम हटा दिए। देखिए, वापस से ये तैयार हो गया। तो मैंने इस इलेक्ट्रॉन्स को लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल जो है वो इस वोल्टेज को माना है। ठीक है, अब मैं एक नया हरकत करने वाला हूं, आपको बड़ा गुस्सा आएगा, लेकिन मैं करूंगा जरूर। इस पॉइंट, यहां पे ये जो पॉइंट है, और ध्यान से सुनते रहना बेटा, ये जो दूसरा पॉइंट है, यहां से एक कनेक्शन मैंने लिया। आज ही मॉसफेट आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। और इस वाले पॉइंट के बीच में मैंने एक वायर से कनेक्ट कर दिया। अब ये वायर में मैंने लास्ट में एक वोल्टेज भी लगा दिया। ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, ऐसा मैंने लगा दिया। तो एक वोल्टेज यहां पे लगा हुआ है और एक वोल्टेज मैंने यहां पे लगा दिया। ठीक है, तो ये वोल्टेज जो है वो ऊपर से नीचे लगा है, तो इस वोल्टेज का मैं नाम रख देता हूं VGB, गेट टू सोर्स वोल्टेज। और ये जो वोल्टेज लगा है, ये टर्मिनल A और टर्मिनल B के बीच में लगा है, तो मैं इसका नाम लेता हूं VAB, जो इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है। जैसे मैंने इस वोल्टेज को लगाया, यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है जब भी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होता है, ये इंक्रीज कर देता है क्या चीज, कंडक्टिविटी। मतलब ये जो ऊपर का लेयर है, इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंडक्टिविटी होती है NQ/μN। जिस भी मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, वो मटेरियल जो है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है।
जिसकी मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, तो यहां पे ऊपर का जो लेयर है इस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो इस लेयर की कंडक्टिविटी ज्यादा है, इस लेयर की कंडक्टिविटी ज्यादा है। अगर इस लेयर की कंडक्टिविटी ज्यादा है तो यहां पे कंडक्शन पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? कंडक्शन। किसका? करंट का। तो अगर आप यहां पे वोल्टेज की वैल्यू को लगाते हैं, जैसा आप वोल्टेज लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग यहां पे करंट फ्लो होगा, और वो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा, ये करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। तो ये जो करंट है, इस करंट को नाम दे देता हूं, मान लो आई ए बी, ए से बी के बीच में ये करंट जा रहा है। लेकिन इस करंट को लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है पता है आपको? ये वोल्टेज। अगर ये वोल्टेज नहीं होता तो ये लेयर जो है वो कंडक्टिव नहीं बनता। अगर ये लेयर कंडक्टिव नहीं बनता तो ये करंट का मैग्नीट्यूड जो भी यहां पे आने वाला है वो पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब मैं साफ साफ बोलना चाहता हूं, अगर मैं इस वोल्टेज की वैल्यू को और थोड़ा बढ़ा दूं, प्लस डेल्टा वी, तो यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आएंगे उतना ये करंट का मैग्नीट्यूड यहां पे बढ़ेगा, क्योंकि ये जो करंट है ये डिपेंड करता है एन क्यू म्यू एन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए। ये आपको फार्मूला पता है, अभी के लिए मैं इसी को यूज कर रहा हूं, बाद में डिराइव करके मॉसफेट के लिए अलग से निकालेंगे। तो ये डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, कि इसका चार्ज क्या है, मोबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कितनी लगाई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ए और बी के बीच में लगी है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा के कुछ इलेक्ट्रॉन्स को और ले आऊं तो यहाँ पे एन की वैल्यू और बढ़ जाएगी, मतलब करंट का मैग्नीट्यूड और बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो एन की वैल्यू बढ़ी है, इसको बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है आपको पता है? ये वोल्टेज, ये वोल्टेज। तो यहां पे मैंने इसको हटाया और बोला कि भाई करंट तू डिपेंड करता है किस पे? करंट बोला नहीं पता भाई, मैं किस पे डिपेंड करता हूं? तो सबने मिलके इसको बताया, तू आज जो इतना घमंड कर रहा है अपने करंट की वैल्यू पे, एक्चुअली तेरे को इस करंट को वोल्टेज ने दिया है। कौन सा? गेट टू बॉडी वोल्टेज। हो गया, एम्पलीफायर बन गया। अब इसमें लिखाने के लिए कुछ नहीं है भाई, अब लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। मैंने बोला कि भाई एक मेटल है, एक इंसुलेटर है, एक सेमीकंडक्टर है, उन दोनों के बीच में मैं वोल्टेज लगाया। वोल्टेज लगाया तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज आने लगा। थोड़ी देर में वो कंडक्टर बन गया, और कंडक्टर बनने के बाद मैंने इन दोनों के बीच में एक वोल्टेज लगाया, और ये जो करंट है जो बड़ा खुश हो रहा था कि मेरा मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, मैंने इसको समझा दिया कि भाई तेरा मैग्नीट्यूड बढ़ने का कारण ठीक है। यहां लिखवाने के लिए, आप लिखने के लिए मत तरसिए, क्योंकि ये काम पूरे इस पूरे 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 इस मॉसफेट में यही काम करेंगे हम लोग। पूरे मॉसफेट में यही काम बार बार करेंगे। तो मैंने आपको सिर्फ एक फीलिंग दी है, अब मॉसफेट जो है वो इसी पे बेस्ड बनेगा। हाँ, नीचे का एरिया आपका ये भी आपका सेमीकंडक्टर ही है, ये भी सेमीकंडक्टर है, लेकिन ये कंडक्ट करने लगा, ये भी सेमीकंडक्टर है, दोनों सेमीकंडक्टर ही है। यहां पे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ गई है इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से। निकिता मॉडर्न वाल ने सब लिख लिया है। तो आप बताइए, इंटरेस्टिंग है क्या? कठिन है? नहीं, कठिन नहीं है। अगर आपको सेमीकंडक्टर का आइडिया है तो ये कठिन नहीं है, ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तुरंत आते हैं और इसको हम लोग समझ लेते हैं कि जब हम लोग मॉसफेट बनाते हैं, जब हम लोग मॉसफेट को फैब्रिकेट करते हैं,
बनाते हैं मतलब इसका फैब्रिकेशन चलता है। ये जो फैब्रिकेशन है ध्यान से सुनना, ये किस में होता है? ये वेफर में होता है। किस में होता है? ये वेफर में होता है। और ये वेफर जो है वो एक सर्कुलर पीस होता है ऐसा, और उसमें काफी सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में वो डिवाइड होता है ना। और ये ऐसे, ये मॉसफेट इस वेफर में बनता है, और ये छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम लोग बोलते हैं चिप। जैसे कई लोग गांव वाले जो है वो मेमोरी को भी चिप बोलते हैं, सही बोलते हैं, क्योंकि ये छोटा सा सेगमेंट जो है वो चिप कहलाता है। एक वेफर में मान लीजिए एक चिप इधर है, एक चिप इधर है। जो आपका मेमोरी कार्ड है वो चिप है, जो आपका जो सिम है वो चिप है। तो वो सब में क्या है? वो सब में काफी सारे ट्रांजिस्टर्स को फैब्रिकेट करके एक पर्टिकुलर चिप बनाया जाता है। तो ये छोटे से चिप में हम लोग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन करते हैं। इसका मतलब है इसमें लगभग 10 टू द पावर 5 टू 10 टू द पावर 7 ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इतने सारे ट्रांजिस्टर इतने छोटे से चिप में होता है। ठीक है, और इसमें और ट्रांजिस्टर को भरने का प्लान कर रहे हैं, इसलिए हमारा मोबाइल जो है वो धीरे धीरे छोटा हो जा रहा है और उसमें एप्लीकेशंस ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पहले मोबाइल में सिर्फ फोन कर पाते थे या फिर कोई टेक्स्ट मैसेज खेल पाते, या वो स्नेक वाला एक गेम खेलते थे। आज मोबाइल में क्या हो सकता है सर? सब कुछ। कारण ये है कि ये जो काउंट है ये अब 10 टू द पावर 10 टू 10 टू द पावर 20 ट्रांजिस्टर एक छोटे से चिप में, ये जो येलो कलर का चिप है इसमें वो लोग फैब्रिकेट करने लगे। तो ये चिप की एक खास बात है। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी अलग है, टेक्नोलॉजी का 7 टेक्नोलॉजी, 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी वो अलग है। वो सोर्स और ड्रेन के बीच का डिस्टेंस है, चैनल का लेंथ है, अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, जहां तक कभी जा रहा है रवि को वहीं तक पहुंचना है भाई। तो मैंने बोला कि धीरे धीरे वो लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं कि छोटे से एरिया में ज्यादा से ज्यादा चिप कर रहे हैं। लेकिन इस चिप के बारे में कोई अभी तक बहुत सारा चीज नहीं बताता है, मैं आपको बताता हूं। ये जो वेफर है इसकी एक खास बात होती है, जब ये लैब में फैब्रिकेट किया जाता है, ठीक है, फटाफट से समझ लेना, मैं यहां पे थोड़ा ब्राउज करके देखता हूं अगर होता है तो। नहीं हो रहा है, रहने दो। तो इसकी एक खास बात होती है कि ये जो चिप है जिसको मैं यहां बाहर निकाल लेता हूं, मान लीजिए ये मेरे पास एक चिप है, ये मेरे पास एक चिप है। इस चिप में जब हम लोग फैब्रिकेट करते हैं तो कभी भी किसी भी चिप को बाहर निकाल के फिर फैब्रिकेट नहीं करते, बाहर निकाल के फिर फैब्रिकेट नहीं करते। पहले इसको हम फैब्रिकेट करते हैं, ध्यान से समझना, फैब्रिकेट करते हैं, फिर हम लोग इसको बाहर निकालते हैं, मतलब उसके बाद इसको कट करते हैं। तो सर पहले फैब्रिकेट करते हैं तो जगह मिलता है? यस। जगह कहां है सर? फैब्रिकेट करेंगे तो जगह बहुत छोटा है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसमें जितना भी हम लोग टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं, जितने भी टर्मिनल्स को यहां पे कनेक्ट किया जाता है, उसमें कभी भी साइड से किसी भी टर्मिनल को कनेक्ट नहीं कर पाते, या फिर इसके पीछे से या फिर बॉटम से कभी भी टर्मिनल्स को कनेक्ट नहीं कर पाते। टर्मिनल कनेक्ट हमेशा इसके टॉप से होता है, ऊपर से ही होता है कनेक्शन। मेरी बात फिर से समझेंगे, अगर मैं इसी चीज को बताऊं दूसरे तरीके से, तो इसके साइड से कोई कनेक्शन नहीं होता, इसके नीचे से कोई कनेक्शन नहीं होता, जो भी कनेक्शन होता है इसके टॉप से ही पॉसिबल होता है। मतलब सारे कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ ऊपर से ही हो पाते हैं, क्योंकि इसके साइड में अगर देखें तो दूसरा चिप आ जाता है, इसके बॉटम में देखें तो पीछे एक और चिप बैठा हुआ है। तो जो भी कनेक्शंस होता है इसके टॉप से होता है, तो सिर्फ टॉप कनेक्शन ही अवेलेबल होता है। यह मॉसफेट की खास बात है।
मैंने जो आपको यहां पे दिखाया ये एक्चुअली एक मॉसफेट है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अगर ये है तो मुझे यहां पे ये भी दिखना चाहिए कि यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आया है। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये क्या है? ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच होता है और उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है। तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ पाया और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ पाया। मैं रिपीट कर रहा हूं, बाद में और कई बार रिपीट होगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, लिखूंगा नहीं तो, क्योंकि यहां पे आपके पास जो नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों की वजह से यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे लटका के रखा हुआ है और ये पॉजिटिव यहां पे फंस के रखा है। इसका मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो दोनों की वजह से यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसको हम लोग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। एक्चुअली में यही है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और ये जो कंस्ट्रक्शन है जिसमें ऊपर मेटल है, नीचे हमारा फिर ऑक्साइड है और उसके बाद हमारे पास सेमीकंडक्टर है, इसकी वजह से ही इसका नाम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर पड़ा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही इस इलेक्ट्रॉन्स का आने का कारण है, या फिर आप डायरेक्टली बोले कि वोल्टेज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स आया है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। हो वोल्टेज आ गया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस इलेक्ट्रॉन के आने का कारण है, जिसके लिए हम लोग इसका नाम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर रखते हैं। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है जिसमें ऊपर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है, जिसके कारण इसका नाम मॉस रखते हैं। तो मॉस मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट, अल्टीमेटली ट्रांजिस्टर आ गया। बीजेटी भी ट्रांजिस्टर था, वहां पे भी हम लोग करंट को वोल्टेज पे डिपेंडेंट बनाते थे। मैंने आपको दिखाया था कि करंट कैसे वोल्टेज पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आप याद रखना एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हालांकि जहां पे भी हम लोग को पॉजिटिव नेगेटिव दिखता है। तो मैं आपको यह बता रहा था कि कभी भी हम लोग साइड वॉल से कोई कनेक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि साइड में और भी मटेरियल है, बॉटम से भी नहीं ले पाते। एक ही तरीका है कि इसके ऊपर से कनेक्शन ले सकते हैं। तो टर्मिनल्स आर, और आर नहीं लिखते, कैन ऑलवेज बी कनेक्टेड फ्रॉम टॉप वॉल्स, जो ऊपर वाला दीवार है या ऊपर वाले साइड है, वहीं से हम लोग टर्मिनल को कनेक्ट कर पाते हैं। अगर ऐसा है तो हम लोग मॉसफेट को कभी भी ऐसा नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये साइड वॉल्स का ये कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। ये जो साइड वॉल से कनेक्शन दिए ये पॉसिबल नहीं है, और ये बॉटम से जो कनेक्शन दिए ये पॉसिबल नहीं है। तो सभी कनेक्शन को कहां ले जाना है सर? टॉप में ले जाइए, ऊपर ले जाइए। अब अगर ऐसा ले जाना है तो ये जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन जो है वो ऐसा बन जाता है। ऐसा क्यों बन गया? अब आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास, ध्यान से देखते रहिए, हम वही हरकत करेंगे। सबसे पहले मैंने यहां पे सबस्ट्रेट लिया या फिर बॉडी लिया, तो ये जो है ये सबस्ट्रेट है या फिर बॉडी है। दिस इज नोन एज, यहां पे वही है, यहां पे ये सबस्ट्रेट है या फिर ये बॉडी है। ठीक है, जितना मैं आपको बताऊंगा उतना ही केयर करना। और ये बॉडी जो है ये अभी भी पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने एक लेयर लगाया, और ये जो लेयर है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर है। इसके ऊपर मैंने एक और लेयर लगाया, और ये जो लेयर है किस कलर का था देख लेते हैं हम लोग। येलो कलर का। तो इसके ऊपर मैंने एक और लेयर लगाया, और ये जो लेयर है ये आपका मेटल है ऐसा। और इसके ऊपर मैंने एक टर्मिनल को एक्सटेंड किया, जो टर्मिनल आपका गेट टर्मिनल कहलाया। अब ये जो सोर्स और ड्रेन है, या फिर दो अलग टर्मिनल्स है जिसको हम लोग ए और बी नाम रखे थे। ए का कनेक्शन यहां से होना चाहिए, लेकिन मैं इस ए को इधर पे कनेक्ट करना चाहता हूं और बी को इधर पे कनेक्ट करना चाहता हूं। तो मैंने यहां पे एक
कांटेक्ट लिया जिसको हम मेटल कांटेक्ट बोलते हैं या फिर ओमिक कांटेक्ट बोलते हैं, और इसके थ्रू मैंने एक टर्मिनल एक्सटेंड किया और उस टर्मिनल को हम ये ऐसा, सॉरी, ये ऐसा और ये ऐसा, और यहां से दो टर्मिनल मैं ऊपर की ओर एक्सटेंड करूंगा। ये एक एक्सटेंड किया, ये दूसरा एक्सटेंड किया, ठीक है। लेकिन आपने ध्यान से देखा होगा, कभी भी आपने मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को देखा होगा तो आपको यह आइडिया लगा होगा कि यहां पे एक और छोटा सा एरिया होता है, एक और यहां पे भी छोटा सा एरिया होता है। जिस एरिया को हम जिस टाइप का यहां पे मटेरियल लिए हैं, जिस टाइप का यहां पे मटेरियल लिए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कंडक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग हेविली डोप्ड एन प्लस रीजन बना देते हैं। हेविली डोप्ड एन प्लस रीजन, ये एन प्लस है और ये भी एन प्लस है। अब कारण ये है कि सर ये नया कहां से आया, ये तो हमारे कंसेप्ट में नहीं था। सर ये एन प्लस रीजन क्यों बनाया आपने? मैंने बोला कि अगर मैं यहां पे एक एन प्लस रीजन बना देता हूं तो इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि ये जो वायर है ये एक्चुअली मेटल है, ध्यान से समझना, और ये जो मटेरियल है ये एक्चुअली सेमीकंडक्टर है। दोनों के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कंसंट्रेशन की भारी डिफरेंस है। अगर आप मेटल की बात करें तो 10 टू द पावर 22 है, और सेमीकंडक्टर की बात करें 300 केल्विन में 20 टू द पावर 10 है। तो अगर इन दोनों में कंसंट्रेशन का डिफरेंस है तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में एक 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 डिफ्यूजन करंट फ्लो होगा, है ना, जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर आएगा। मतलब मेटल से सेमीकंडक्टर के अंदर एक डिफ्यूजन करंट फ्लो होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, और डिफ्यूजन करंट को स्टॉप करेगा कौन? एक ड्रिफ्ट। तो इसका मतलब है इसके ऊपर की साइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है तो डेफिनेटली एक कांटेक्ट वोल्टेज भी आएगा और उसका नाम होगा वी नॉट या फिर वीबीआई। अगर ये कांटेक्ट वोल्टेज आ गया तो जब भी आप मेटल से कोई इलेक्ट्रॉन इस सेमीकंडक्टर में आने की कोशिश करेगा तो आपको यहां से मिनिमम उतना वोल्टेज लगाना पड़ेगा जितना वोल्टेज लगाने से ये करंट को या फिर इलेक्ट्रॉन्स को आने देगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बोले पड़ा हूं। जो एक डायोड में हरकत होता था वो हरकत इस वायर और इस सेमीकंडक्टर के बीच में चालू हो जाएगा। तो मैंने क्या किया भाई, ऐसा कोई भी हरकत मेरे को यहां पे नहीं चाहिए। तो तूने क्या किया बेटा? मैंने ये किया कि सर ऐसा कुछ करेंगे कि दोनों का कंसंट्रेशन ही सेम हो जाए, ताकि मेटल से किसी इलेक्ट्रॉन को सेमीकंडक्टर में आने के लिए किसी भी तरीके का कांटेक्ट पोटेंशियल का सामना ना करना पड़े, कांटेक्ट पोटेंशियल का सामना ना करना पड़े। ऐसा कुछ कर पाएंगे क्या आप? यस। मैं यहां पे क्या कर देता हूं कि इसका भी कंसंट्रेशन हाई कर देता हूं। अब यहां पे 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां पे भी मैं 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स कर देता हूं, ताकि जो भी इलेक्ट्रॉन्स है बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बैरियर के इसके अंदर आ जाए और कोई भी कांटेक्ट वोल्टेज इन दोनों के बीच में ना रहे। दिमाग था मेरे पास, एक्चुअली ये मैंने नहीं किया है, ये साइंटिस्ट ने किया है। सिमिलरली यहां पे भी एक वायर मेरे को कनेक्ट करना था जो कि कंडक्टर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स 10 टू द पावर 22 है। तो मैंने यहां पे डोपिंग करके इलेक्ट्रॉन्स 10 टू द पावर 22 कर दिया, ताकि कोई भी चार्ज कैरियर्स डायरेक्टली इसके अंदर में आ सके। अब ये बात किसी को समझ में आ गया तो हाँ बोलिए, और नहीं समझ में आया तो ना बोलिए, क्योंकि दुनिया ना ये सब बिना जाने भी मॉसफेट पढ़ती है और समझ में आ जाता है। दुनिया ये सब बिना जाने भी मॉसफेट पढ़ती है और उनको समझ में आ जाता है। मुझे नहीं पता कैसे समझ में आता है, लेकिन आ तो जाता है।
मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं बेटा, ये जो वायर है ये कंडक्टर है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है। और ये जो मटेरियल है, अगर मैं यहाँ पे कुछ ना रखूं तो ये जो मटेरियल है ये सेमीकंडक्टर है ना, अगर मैं कुछ ना रखूं। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन जो है वो कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, जैसे 10 टू द पावर 16, 10 टू द पावर 18। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे एक बिल्ट इन पोटेंशियल आ जाता है। ये जो बिल्ट इन पोटेंशियल है, जब भी आपका कोई इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू इधर आना चाहेगा या इसके थ्रू इधर आने जाना चाहेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को रोकेगा कि भाई उधर मत जा, मैं बैरियर बन के खड़ा हूं। तो मैंने बोला कि इस झंझट को हटाओ, यहां पे एक ऐसा रीजन क्रिएट कर दो जिसकी डोपिंग को हाई कर देते हैं। कितनी हाई कर दे? जितना कंडक्टिंग वायर की फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन है। तो मैंने यहां पे एक रीजन क्रिएट कर दिया जो हैविली डोप्ड N प्लस रीजन है। बस इतना ही किया हूं। ठीक है, तो यह हो गया आपका एक नया रीजन। तो इस तरीके के कांटेक्ट को जब हम स्टैब्लिश करते हैं, इसको हम लोग ओमिक कांटेक्ट बोलते हैं। जो इस तरीके से हम लोग हैविली डोप्ड रीजन बना के वायर या फिर कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का कांटेक्ट स्टैब्लिश करते हैं, इसको हम लोग ओमिक कांटेक्ट बोलते हैं। क्योंकि ओमिक कांटेक्ट में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। आप देखिए ओमिक के लिए आप अगर ऐसा एक लाइन खींचेंगे, ये V है, I है, तो यहां पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। लेकिन डायोड या फिर उसके थ्रू के कांटेक्ट के लिए आपका यहां पे पोटेंशियल होता है और उसके बाद ये बढ़ता है। तो मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं क्योंकि जरूरत नहीं है, आपको कोई पूछेगा नहीं और आपकी जिंदगी बिना इसके भी चलती है, क्योंकि दुनिया मॉसफेट ऐसे भी समझ सकती है। और मैं आधे से ज्यादा टाइम ऐसा ही पढ़ाता हूं। लेकिन मैंने सोचा कि क्योंकि आपको मैं उम्दा चीजें दे रहा हूं, तो ये चीज में मैं आपको दे देता हूं। लेकिन दुनिया जो है वो बिना इसको जाने भी करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कंसेप्ट में, क्योंकि हम कभी भी नहीं देखेंगे कि इसके बीच में कुछ फर्क पड़ रहा है। दुनिया बिना जाने पड़ती है, कंसेप्ट वैसे ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बॉटम वॉल में भी कोई कनेक्शन नहीं ले पाता, क्योंकि आपका जो वेफर है वो अलाउ नहीं करता। तो ये जो बॉटम में जो रीजन है, इस रीजन को भी यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं। फिर से मैंने एक हैविली डोप्ड रीजन को क्रिएट किया और वहां से मैंने एक और कांटेक्ट स्टैब्लिश कर दिया। और ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल बॉडी टर्मिनल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये बॉडी टर्मिनल कहलाता है। लेकिन मेरे एनालिसिस में ना मैं ये काम नहीं करूंगा, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बताया। आप मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जब है, जहां पे भी प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन होता है, वहां पे ये बॉडी टर्मिनल और इसके बीच में भी सेम हैविली डोप्ड रीजन होता है। लेकिन हम लोग मैक्सिमम टाइम हम लोग ये ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमको यहां पे कोई प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, हमको यहां पे सब थियोरेटिकल ही करना है। तो अगर थियोरेटिकल करना है तो मैं ना आपको समझाने के लिए कभी भी ऐसा वाला हरकत नहीं करूंगा और बॉडी टर्मिनल को कभी भी यहां पे नहीं रखूंगा। एक्चुअली मैं रहता वहीं है, ऊपर है। जो प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन है उसमें वो ऊपर ही रहता है। मैं हल्के से यहां पे एक कांटेक्ट क्लियर करूंगा, कांटेक्ट क्रिएट करूंगा, और ये बॉडी, ये थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये ऐसा इस्टेब्लिश किया और यहां से एक टर्मिनल एक्सटेंड कर दूंगा और ये आपका कहलाएगा बॉडी टर्मिनल। तो ये कहलाता है सोर्स टर्मिनल, ये कहलाता है गेट टर्मिनल, ये कहलाता है ड्रेन टर्मिनल और ये कहलाता है बॉडी टर्मिनल। अब आपको ये पता है कि आपको क्या करना है। सर मुझे ये पता है, क्या पता है सर? ये गेट और ये बॉडी के बीच में मैं एक पोटेंशियल लगाऊंगा जो कि इनपुट होगा, और उसके बाद ये सोर्स और ड्रेन के बीच में मैं दूसरा पोटेंशियल लगाऊंगा,
और ये जो पहला पोटेंशियल लगाऊंगा उससे क्या होगा, ये वाला पोटेंशियल लगा रहा हूं, इसका इफेक्ट इसमें क्या दिखेगा, यहां पे काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसका इफेक्ट यहां पे क्या दिखेगा, यहां पे काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और जब ये वाला पोटेंशियल लगाऊंगा जो कि ड्रेन और सोर्स के बीच में है, जिसको मैं नाम रख देता हूं वी ए बी रखा था, इसका नाम मैं वी डी एस या फिर एस डी रख देता हूं। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाएगा तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। इसी करंट को हम लोग ड्रेन करंट के नाम से जानते हैं। और ये जो है ये आपका गेट टू बॉडी पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। हो गया हमारा मॉसफेट तैयार। यही हरकत पूरे पूरे मॉसफेट में हमको करना है। तो ये जो आईडी करंट है ये किसका फंक्शन होता है, ये फंक्शन होता है आपने जो गेट टू बॉडी पोटेंशियल लगाया और बन गया एम्पलीफायर, बन गया एम्पलीफायर। जिस किसी को भी मॉसफेट नहीं समझ में आया, मात्र आधा घंटा लगेगा उसको मॉसफेट समझाने में। इतना मैं उसको बता दिया तो उसको मॉसफेट कभी नहीं भुलाएगा। अरे वो भी कांटेक्ट आपको ना कोई पूछेगा ना जरूरत है, स्मार्ट कोर्स में हो ना, स्मार्ट बिहेव करो। ओमिक कांटेक्ट का मतलब है नो पोटेंशियल ड्रॉप कांटेक्ट। मतलब कभी भी कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा अगर आप दो चीजों को जोड़ दिए तो। जब भी कंडक्शन होगा तो एकदम ओमिक लॉ की तरह होगा। मतलब ओम्स लॉ में जैसे होता है ना, ओम्स लॉ में कैसे होता है कि कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। ओम्स लॉ का कैसा है डायग्राम, वोल्टेज और करंट का ऐसा, ये V है और ये I है। आपको कोई जिंदगी में नहीं पूछेगा जब तक आप गेट क्लियर ना कर लो। तो जिन चीजों पे मैं कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूं वो चीजें गेट से रिलेटेड नहीं है, वो चीजें कंसेप्चुअल है। अगर आपने एक बार में समझ लिया तो ठीक है, उसको बार बार पूछ के ना आप अपने समय को व्यर्थ में मत गवाइए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है, मैं बता सब रहा हूं जो मैं फुल कोर्स वाले को पढ़ाता हूं। यह है ओमिक कांटेक्ट। मतलब कंडक्शन सर से कैप्टन कुक नमक की तरह चलेगा। अगर इसको आप दूसरे टाइप का कांटेक्ट कर दिए कि आप बिना हेवीली डोपिंग करके इन दोनों का कांटेक्ट कर दिए तो सर से कैप्टन कुक नमक की तरह नहीं चलेगा, फिर वो पतंजलि नमक टाइप का चलेगा। मतलब आप जब इन दोनों के बीच में वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप देखेंगे तो वो अलग टाइप का चलेगा। मतलब वो कैसा चलेगा, वो ऐसा चलेगा। ये इसका नाम रखते हैं शॉर्ट की कांटेक्ट, जैसे डायोड में होता है। तो ये आपका ओमिक कांटेक्ट है। मतलब करंट जो है वो बिना किसी बैरियर के इधर से इधर आएगा, इधर से इधर जाएगा। तो जो चीजें मैं बता रहा हूं ये जो है ये शॉर्ट की कांटेक्ट, ये आपके सिलेबस में नहीं है ना, आपको पूछा जाएगा। ये शॉर्ट की कांटेक्ट होता है। ये कब आएगा,
तो ये आपका कहलाता है सोर्स। ये कहलाता है ड्रेन। मैं सब बताऊंगा वैसे, सोर्स ड्रेन क्या है, गेट क्या है, सबके बारे में बताऊंगा। सोच लीजिए, मैं आपको इसलिए वक्त दे रहा हूं कि आप सोचिए मैं क्या क्या बोला, अपने कॉपी का पेज पलटिए और सोचते रहिए। मैं बताने के बाद थोड़ा वक्त इसलिए देता हूं, मैं तो तुरंत कुछ स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन आप बोलेंगे स्पीड ज्यादा हो गया। अब सोचिए मैंने क्या क्या बोला। कई लोग बोल रहे स्टोरी लिख नहीं पा रहे, तो लिखिए ना स्टोरी, लिखिए, लिखिए स्टोरी लिखिए। एनहेंसमेंट डिप्लीशन अभी पढ़ाया कहां, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल मॉसफेट की फीलिंग बता रहा हूं। इतना जानने के बाद कुछ लोगों को क्वालकॉम और कहां पे काम करने का मन कर दिया भाई, क्वालकॉम में या फिर इंटेल में काम करने का। मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, भगवान कसम, मेरे स्टूडेंट्स जो है वो क्वालकॉम और इंटेल में वर्क करते हैं, और बहुत साल पहले के हैं, बहुत सालों से हैं। मेंटर ग्राफिक्स में है, कैडेंस में है। अतुल कुमार ने बोला दिमाग में होनी चाहिए स्टोरी, कॉपी में हो गया या ना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं सोचता हूं कि आप सभी अपने दिमाग में स्टोरी बना लिए होंगे। ये जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोगों ने इस तरीके से फैब्रिकेट कर दिया, इस तरीके से फैब्रिकेट कर दिया। क्लियर है आप सभी को? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारे पास मॉसफेट की क्लासिफिकेशन है। मैंने कंस्ट्रक्शन नेम सब बता दिया। ये जो मॉसफेट है, इसकी हमारे पास क्लासिफिकेशन है, इसकी हमारे पास क्लासिफिकेशन है, मतलब इसको किस किस तरीके से बांटा गया है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये दो तरीके का है एक्चुअली में। ठीक है, एक्चुअली फेट से मैं नहीं ले रहा हूं, क्योंकि फेट का क्लासिफिकेशन जेफेट और मॉसफेट है, और मॉसफेट का क्लासिफिकेशन जो है वो दो है। एक है आपके पास एनहेंसमेंट टाइप और दूसरा है डिप्लीशन टाइप। फटाफट से समझ लेंगे बेटा, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। एक है आपके पास डिप्लीशन का टाइप, डिप्लीशन टाइप, और एक है आपके पास एनहेंसमेंट टाइप। एनहेंसमेंट का एक टाइप होता है, इस टाइप का मॉसफेट है। एक है आपके पास डिप्लीशन टाइप, एक है मॉसफेट एनहेंसमेंट। डिप्लीशन टाइप को जब आप फिर से क्लासिफाई करेंगे तो ये दो तरीके का बनता है। क्या क्या बनता है? एक बनता है एन मॉस का और एक बनता है पी मॉस का। और जब एनहेंसमेंट टाइप को आप दो टाइप में फैब्रिकेट करोगे तो ये भी दो भाग में बढ़ जाता है। एक बनता है आपके पास एन मॉस का और एक बनता है पी मॉस का। तो ये जो एन मॉस पी मॉस आपने लिखा है, एक्चुअली ये, मैं अगर सच्चाई बताऊं तो एक्चुअली ये एन चैनल है, ये एन चैनल है ना, और ये जो है ये आपका पी चैनल है। ध्यान से समझते रहेंगे। और ये जो है ये फिर से एन चैनल है ना, और ये जो है ये फिर से पी चैनल है, पी चैनल, पी चैनल। तो ये मॉसफेट जो है वो बेसिकली एक यूनिपोलर डिवाइस होता है, बाइपोलर नहीं होता। क्या होता है? मॉसफेट इज ए यूनिपोलर डिवाइस, इट इज ए यूनिपोलर
यूनिपोलर डिवाइस, ये एक यूनिपोलर डिवाइस होता है। इसका मतलब है इसमें एक ही टाइप का चार्ज कैरियर्स, जैसे अभी अभी आपको दिखाया ना, यहां पे भाई साहब सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही हेल्प कर रहा है करंट कंडक्शन को। ये देखिए एन, इलेक्ट्रॉन्स ही हेल्प कर रहा है करंट कंडक्शन को। तो बस करंट कंडक्शन किसकी वजह से चल रहा है, उसके नाम पे ही इसको रखा जाता है। और ये जो लेयर आपका बना है ना इलेक्ट्रॉन्स का, यहां पे देख लीजिए या फिर यहां पे देख लीजिए, ये जो लेयर बना है इलेक्ट्रॉन्स का, ये लेयर जो है ये कहलाता है चैनल। चैनल मतलब रास्ता या फिर पाथ, ठीक है। चैनल मतलब होता है रास्ता या फिर पाथ। तो ये जो रास्ता है ये या तो होल से बनाया जा सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन से, जिसके थ्रू एक्चुअली में करंट फ्लो हो रहा है। तो पूरे सेमीकंडक्टर में वो जो ऊपर वाला रास्ता है वहीं से करंट फ्लो होता है। नीचे वाला जो बल्क है उसका कोई यूज नहीं है, वो तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए रखा गया है। एकदम पतला सा लेयर होता है जिसके थ्रू करंट फ्लो होता है, और वो लेयर भी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐसा चिपका हुआ होता है, मतलब सरफेस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स होता है। हम क्वेश्चंस करेंगे तो यूनिट एरिया में निकलता है, मतलब एक एक प्लेट है आप समझ लो, और उसके ऊपर ऐसे चिपका हुआ इलेक्ट्रॉन्स है ऐसा, और इसी के थ्रू करंट चलता है। इसको मैंने घुमा के, ऐसा प्लेट था इसको घुमा के ऐसा रख दिया तो ये बन गया एक चैनल। तो ये जो है ये या तो ये एन चैनल होता है या तो ये पी चैनल होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, ऐसा इसको पढ़ा जाता है ना। ये ऐसा इसको पढ़ा जाता है, कैसा पढ़ा जाता है, ये ऐसा एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, जिसको हम लोग एनमॉस और पीमॉस बोलते हैं। इधर पे भी ये एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट है या फिर पी चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट है। तो सबसे पहले जानने की इच्छा हुई, सबसे पहले जानने की ये इच्छा हुई, क्या इच्छा हुई कि सर ये डिप्लीशन और एनहेंसमेंट किस बेस पे रखा गया है। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि डिप्लीशन एनहेंसमेंट किस बेस पे रखा हुआ है। एक्चुअली डिप्लीशन टाइप एक ऐसा नल है, आपके घर में नल है ना, टैप है, हाँ सर मेरे घर में नल है ना, काफी सारे नल लगे हुए हैं। तो एक नल को डिजाइन करता हूं मैं ऐसा, मेरे पास एक नल है समझ लेते हैं, ठीक है, और ये ऐसा पानी आ रहा है ऐसा, ये ऐसा करके ऐसा एक नल है ऐसा, ठीक है। और यहां पे भी एक नल है, कैसा है, यहां पे भी एक नल है, ठीक। ये दो अलग अलग नल है। ये दोनों नल की खास बात क्या है कि भाई साहब ये जो नल है, ये जो नल है ये खुला हुआ है, इससे पानी जर्र से आ रहा है, और ये जो नल है ये बंद है। डिप्लीशन और एनहेंसमेंट टाइप में भी यही डिफरेंस है। एक डिप्लीशन टाइप है जिसमें नल खुला हुआ है, मतलब यहां पे करंट जो है वो डायरेक्टली फ्लो हो सकता है। नल का मतलब क्या है, पानी आ रहा है, पानी मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वहां पे डायरेक्टली निकल रहा है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का आना ही बंद है। तो हमको क्या करना है सर, सर हमारा टास्क क्या है भाई, तुम्हारा टास्क ये है कि जो नल खुला हुआ है इसको आपको ऑफ करना है। क्या, इसको घुमाना है और ऑफ करना है। और जो नल आपका बंद है इसको क्या करना है सर, इसको ऑन करना है। ये आपका काम है, इसी को तो बोलते हैं कंट्रोल, इसी को तो बोलते हैं कंट्रोल। ये आपका काम है। हमने इसको खुला हुआ बना दिया, उसको बंद बना दिया, जो खुला हुआ है उसको बंद करना है, जो बंद है उसको खोलना है। तो एनहेंसमेंट टाइप का मतलब है बनाना, एनहेंस करना, क्रिएट करना, और डिप्लीशन टाइप का मतलब है रोकना, डिप्लीट करना, कम करना। मेरी बात समझ रहे हैं? तो खास बात यही है, कंट्रोल करना। जो आपको करना है इसमें पानी लेके आना है, और आपको यहां पे क्या करना है, पानी को रोकना है। तो पानी को लेके आना या फिर पानी को रोकना ये कौन करेगा, ये टैप करेगा। कौन सा वाला है, ये जो टैप यहां पे लगा हुआ है ये टैप। इस टैप का नाम ही क्या है,
सर इसका नाम है गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग नहीं, गेट। गेट का मतलब है दरवाजा, जिसको बंद कर सकते हैं खोल सकते हैं। और ये जो है यहां पे गेट, ये आपका गेट है, ये आपका गेट है, समझना ध्यान से। और ये पानी जहां पे निकल रहा है ये तो नाली में चला जा रहा है, मतलब ये कहां जा रहा है, ये ड्रेन। तो यहां पे आपका ड्रेन है। और ये पानी जहां से आ रहा है वो कहां से आ रहा है, सर ये किसी ना किसी ओवरहेड टैंक से आ रहा होगा। तो जहां पे भी ओवरहेड टैंक लगा है ये है सोर्स। तो सोर्स से पानी आ रहा है और ड्रेन में जा रहा है। और ये नल जो है, ये गेट जो है ये ओपन है ना, और इसको आपको ऑफ करना है। तो ये नॉर्मली ये गेट जो है ये नॉर्मली क्या है, पहले से नॉर्मली ये ऑन है। और आपको क्या टास्क है आपका, इसको ऑफ करना है। पानी कहां से आएगा, सोर्स से आएगा, इधर से आएगा और ड्रेन में चला जाएगा। ठीक, यहां पे भी वही करना है। ये टैप जो है, ये गेट है, ये नॉर्मली कैसा है, नॉर्मली ये गेट जो है ये आपका ऑफ है, मतलब ये बंद है। आपका टास्क क्या है, इसको ऑन करना है। यहां पे क्या है, यहां पे फिर से सोर्स है जहां से पानी आएगा, और ये पानी कहां पे जाएगा, ड्रेन में जाएगा जब ये ऑन हो जाएगा तो। और ये गेट क्या करेगा, इसको रोकने के लिए कोशिश करेगा। तो एनहेंसमेंट टाइप के लिए अगर आप कुछ भूलना चाहते हैं तो आप यहां पे बोल सकते हैं कि ये भैया ये नॉर्मली जो है ये ऑफ रहता है, हमको इसको ऑन करना होता है। और भैया ये जो डिप्लीशन टाइप है ये पहले से ही ऑन रहता है, ये नॉर्मली ऑन रहता है। और हमको क्या करना रहता है, आवर टास्क इज टू ऑफ। यहां तक क्लियर है तो पलटू इसको, सर पलट दीजिए दुनिया, क्योंकि यहां से चलने वाली है आगे और एक्सप्लेनेशन। आप लोग जब तक जय हिंद जय भारत नहीं बोलेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। ठीक है, अब ध्यान में रखना कि ये ऑन है और ये ऑफ है। तो ऑन है तो सोर्स और ड्रेन के बीच में कंडक्शन चलेगा, ऑफ है तो सोर्स और ड्रेन के बीच में कोई पानी नहीं बह रहा है। और ये टैप जो है ये कंट्रोल करेगा, आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, आपके हाथ में है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसका दोनों का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो यहां पे इन दोनों का कंस्ट्रक्शन एक बार हो जाए साइमल्टेनियसली। किसका, एन चैनल। सबसे पहले यहां पे बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे सर, हम बनाएंगे यहां पे एक एन चैनल और उसके साथ है एनहेंसमेंट, एनहेंसमेंट
टाइप का मॉसफेट, एनहेंसमेंट टाइप का मॉसफेट। ठीक है, पहले डिप्लीशन बनाऊं क्या, क्योंकि इस तरफ मैंने डिप्लीशन लिखा था, कोई पेज पलटेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहां पे इसी तरफ मैं डिप्लीशन बना देता हूं, डिप्लीशन टाइप का मॉसफेट। ठीक है, और यहां से एक कतार या फिर लाइन खींचा और इस तरफ मैंने सेकंड बनाया, डेट इज हमारे पास ये भी एन चैनल ही बना देता हूं और ये एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट होगा, एनहेंसमेंट, और उसके साथ है टाइप और उसके साथ है मॉसफेट। ये आपको ठीक है। अब मैं यहां पे एक मॉसफेट का डिजाइन कर दिया। अब इसको एन चैनल बनाना है। जब भी आपको एन चैनल बनाना होगा ध्यान में रखना, ये जो चैनल है ये सबस्ट्रेट के ऊपर का लेयर है। तो अगर आपको एन चैनल बनाना है तो आपका सबस्ट्रेट, यहां पे कंफ्यूज मत होना, सबस्ट्रेट जो है वो आपका पी टाइप का होना चाहिए। मेरी बात समझे? जैसा भी आपको कंडक्शन पाथ क्रिएट करना है उसका ऑपोजिट आपका सबस्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे मैंने एक सबस्ट्रेट ले लिया, ये एक पी टाइप का सबस्ट्रेट है और इसके ऊपर मैंने दो रीजन्स ले लिया, एक है हमारे पास सोर्स और एक है ड्रेन। ये है सोर्स और ये है ड्रेन। इसके ऊपर हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर है और इसके ऊपर मेरे पास एक मेटल का लेयर है, ऐसा। और यहां पे मैंने एक टर्मिनल एक्सटेंड कर दिया, यहां पे भी एक टर्मिनल एक्सटेंड कर दिया, यहां पे भी एक टर्मिनल एक्सटेंड, और यहां पे भी एक टर्मिनल है। ये सब क्या कहलाया? चार पैर वाला जानवर। ये सोर्स है, ये गेट है, ये ड्रेन है और ये बॉडी है। सर ये तो वही डायग्राम हो गया जो आप पहले बनाए थे। इसका मतलब है आप डिप्लीशन टाइप बनाए थे क्या? नहीं भैया, इस डायग्राम में थोड़ा बदलाव। ये अगर आपका एन प्लस रीजन है, ये एन प्लस रीजन है, तो यहां पे एक चैनल को मैं पहले से डोपिंग करके बना दिया, मतलब एक कंडक्टिव पाथ सोर्स और ड्रेन के बीच में बना दिया। ये जो कंडक्टिव पाथ है ये भी एन से बना हुआ है, मतलब यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से अवेलेबल है। ये डोपिंग करके मैंने पहले से बना दिया। इसका मतलब है कि अगर आप सोर्स और ड्रेन को कनेक्ट कर दे तो करंट फ्लो होने लगेगा, गेट की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब क्या बोल रहा हूं? मतलब ये कि भाई साहब कि अगर आप यहां पे एक कनेक्शन ऐसा कर दे इन दोनों के बीच में और एक वोल्टेज सोर्स यहां पे लगा दे, कैसा? ये इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ भेजना है सोर्स से ड्रेन की ओर, तो आप यहां पॉजिटिव यहां एक नेगेटिव, ऐसा एक पोटेंशियल लगा दो, ऐसा करके ऐसा, और गेट में कुछ भी ना लगाओ और सोर्स और ड्रेन के बीच में ऐसा एक वोल्टेज लगा दिए जो इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। इसका नाम आप VDS लग दो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस डायरेक्शन में जाना चालू कर देंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपका एक यहां पे करंट फ्लो होगा जो कि ड्रेन करंट है। तो इसकी खास बात यह है, एक डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर अलग पॉइंट यह है कि यहां पे पहले से एक चैनल अवेलेबल होता है, मतलब एक एन टाइप का रीजन यहां पे डोप्ड करके पहले से बनाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चैनल। तो एक डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की खास बात है कि इसमें चैनल जो है वो हमेशा अवेलेबल होता है। मैं यहां पे लिखता हूं, कहां लिखूं? यहां पे। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस होता है। एक कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस होता है।
कि चैनल जो है इनिशियली यहां पे अवेलेबल रहता है, और सोर्स और ड्रेन के बीच में जैसे ही आप एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब आप एनहेंसमेंट टाइप की बात करेंगे तो यहां पे ये जो चैनल है एन टाइप का रीजन जो कि डोप्ड चैनल है, ये रहता ही नहीं, तो ये ना फंस जाता है। कैसा कि हम लोग इसी डायग्राम को फिर से उठा लें और इसी पे बात करें। देखिए मैं यहां पे गेट और बॉडी के बीच में कोई पोटेंशियल नहीं लगाया, तो ये इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहां पे लाके इसको मार दिया पेस्ट। तो अब इसमें क्या बदलाव करेंगे? मैं ये बदलाव करूंगा कि बेटा ये जो चैनल है जो पहले से बना है ये यहां से हटा दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स भी यहां से हट गए, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है जो पहले से थे कंस्ट्रक्शन करके मैंने इसको बनाया था ये हट गया। अब मैं ड्रेन और सोर्स के बीच में अगर ये वोल्टेज लगा भी दूं तो यहां पे करंट की वैल्यू कुछ नहीं आएगी या फिर बहुत कम आएगी। करंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 आएगी, क्योंकि सोर्स और ड्रेन के बीच में कोई कंडक्टिव पाथ ही नहीं है, कोई कंडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो अब यहां पे क्या करना पड़ेगा? अब यहां पे गेट का सहारा लेना पड़ेगा। जब तक आप नल को खोलेंगे नहीं, टैप को ओपन नहीं करेंगे, करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहां पे टैप को मैंने ओपन नहीं किया क्योंकि पहले से ओपन था, गेट और बॉडी के बीच में मैंने कुछ लगाया नहीं। यहां पे आप फंस गए, आपको यहां पे लगाना पड़ेगा पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, और इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा। और इस पोटेंशियल को हम VGB बोलते हैं, प्लस से माइनस। इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन्स खुद से आएंगे जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, और यही इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट के लिए वर्क करेंगे। इसका मतलब है कि ये ऑफ था इनिशियली, हम इसको गेट टैप को खोले, गेट को खोले, और उसके बाद ही इसमें करंट फ्लो हो पाया, और करंट की वैल्यू अब नॉन जीरो आएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ गया। यहां पे टैप पहले से खुला हुआ था, तो जैसे ही सोर्स और ड्रेन के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश किए यहां पे करंट फ्लो होने लग गया। तो सर इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? अब आप कर सकते हो, गेट टर्मिनल में कुछ ऐसा वोल्टेज लगा दो कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से भाग जाए। सर आइडिया आ गया, मैं गेट टर्मिनल में एक नेगेटिव वोल्टेज लगा देता हूं और यहां पे एक पॉजिटिव लगा देता हूं और इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस नेगेटिव वोल्टेज से नीचे की ओर भाग जाएंगे और चैनल जो है वो फिर से नॉन कंडक्टिव बन जाएगा, पानी का बहना रुक जाएगा। मेरी बात समझे? और यहां पे क्या है? यहां पे हम लोगों ने पानी को बहा के रखा हुआ है। तो ये है इसकी कहानी। पहले आप एक स्टेप आगे बढ़ो, फिर आगे बताएंगे। तो एनहेंसमेंट में हम लोग चैनल को खुद से क्रिएट करते हैं। ये जो चैनल है ये क्रिएट किया जाता है और इसमें चैनल पहले से बना हुआ होता है। तो यहां पे हमारा काम क्या होता है? चैनल को डिप्लीट करना, कम करना। अभी हम लोग किए नहीं है। यहां पे हमारा काम होता है चैनल को बढ़ाना, क्योंकि पहले चैनल नहीं था, एनहेंस करना। पहले से बन नहीं जाता, हम बनाते हैं। यहां पे एक एन टाइप का रीजन को डोपिंग करके बनाते हैं, ये तो कर सकते हैं ना।
किसी एक रीजन को डोपिंग करके बना सकते हैं ना। जैसे आपने यहां पे n+n+ डोपिंग करके बनाया है, तो यहां भी बना दो। सेकेंड फिगर तो वही फिगर है जो आपने अभी तक पढ़ा था, जो आपको मैं शुरू से बता रहा था, यही तो है। आप बोलते हो सेकेंड फिगर नहीं समझ में आया, सेकेंड फिगर तो यही वाला है जहां पे आपने चैनल को क्रिएट किया है। ये जो मैं आपको बता रहा था, ये एनहेंसमेंट टाइप का है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यहां पे एक डोप्ड चैनल पहले से क्रिएट होता है। चैनल का मतलब है एक ऐसा रीजन जहां से आप करंट को कंडक्ट कर सके। यहां पे कोई भी चैनल नहीं क्रिएट होता, पहले से अवेलेबल नहीं होता, आपको उसको क्रिएट करना पड़ता है गेट टर्मिनल में वोल्टेज लगा के। ठीक है, मैं यहां पे एक बार लिख भी देता हूं, उसके बाद आपको सोचने का टाइम दूंगा। डिप्लीशन टाइप में ए डोप्ड, यहां पे लिख देता हूं ए डोप्ड चैनल, डोपिंग करके एक चैनल, ये एक पाथ आर अवेलेबल बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन। ये कंस्ट्रक्शन के टाइम ही किया जाता है। ए डोप्ड चैनल पाथ, ए डोप्ड चैनल जिसको हम पाथ भी बोलते हैं, आर अवेलेबल बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। बनाते समय ही ऐसा कर दिया जाता है। और एनहेंसमेंट में इसकी अगर बात करें तो नो डोप्ड चैनल या फिर पाथ अवेलेबल बिटवीन, यहां पे नो को इंपॉर्टेंस देंगे, सोर्स एंड ड्रेन। सर यहाँ पे पाथ कैसे बनाना है, क्वेश्चन ये हो सकता है। यहाँ पे आपको गेट से सोर्स वोल्टेज या फिर गेट से बॉडी में एक पोटेंशियल लगाना पड़ता है, मतलब वो ऑफ होता है, उसको ऑन करना पड़ता है टू क्रिएट चैनल। चैनल तो सब में क्रिएट करना है। यहाँ पे क्रिएट चैनल, यहाँ पे आप अगर गेट टू बॉडी वोल्टेज को अगर आप जीरो भी रखते हो तब भी यहाँ पे करंट एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे VGB की वैल्यू को जीरो कर देंगे तो ID करंट जो है उसकी वैल्यू भी जीरो हो जाती है। तो मैंने यहां पे लिख दिया इफ VGB इज इक्वल टू जीरो करंट एग्जिस्ट करेगा। यहां पे इफ VGB इज इक्वल टू जीरो ID भी जीरो हो जाती है, क्योंकि पाथ ही नहीं है यहां पे। तो ये जो करंट एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब है ये नॉर्मली ऑन है। अगर करंट एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब क्या है कि ये नॉर्मली ऑन है।
यहां पे करंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, ये नॉर्मली ऑफ। एडवांटेज डिसएडवांटेज डॉक्टर रॉय हम लोग बाद में देखेंगे, पहले आप समझ तो लो क्या है। क्या फायदा होगा, क्या घाटा होगा, फायदे घाटे की बात पहले बाद में करेंगे, पहले समझ तो लो कि भैया क्या है। तो कितने प्रतिशत भारतीयों को यहां तक क्लियर है? बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा हूं मैं। जब तक आप पूरी तरह नहीं जानोगे आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज बता के कोई फायदा नहीं है। आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसको जानने के बाद ही तो उसके बारे में बता पाओगे कि इसको खरीदने से एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है।